Everybody, a very beautiful good morning. Let me quickly check. Are we live? एक बार रुक जाएंगे, मुझे चेक कर लेने देंगे क्या हम लाइव हैं. Wait for a moment please. हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीबडी. चलिए, ऑल राइट एवरीवन, स्वागत है सभी बच्चों का आज की क्लास में. अ वेरी ब्यूटिफुल गुड मॉर्निंग. कैसे हो आप लोग? हाउ इज एवरीबडी डूइंग? कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन. वेलकम टू द फर्स्ट क्लास ऑफ लॉ. ओहो, बता दो, पहले तो मुझे ये बताओ कैसा फील हो रहा है मन में, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? आज ऑफिशियली तुम्हारी एक नई जर्नी स्टार्ट हुई है और तुम सीए फाउंडेशन से सीए इंटर में कदम रख रहे हो. तो मुझे बताओ ये फीलिंग कैसी है? एग्जैक्टली तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? फटाफट मेरे को बताओगे कमेंट सेक्शन में कि व्हाट इज द थॉट प्रोसेस. नर्वस लग रहा है या ऐसा लग रहा है मैडम फाउंडेशन के इतना ऐसा फाउंडेशन का टफ रिजल्ट आया है, उसके बाद भी अगर हम क्लियर कर लिए तो पूरी जोश में आए हैं. बहुत सारे बच्चे एक्साइटमेंट से आए होंगे, दिल गार्डन हो रहा है. अरे वाह, वेरी एक्साइटेड. ये हुई ना स्पिरिट. वेरी गुड, आई एम सो एक्साइटेड. वेरी नाइस. चलो, दैट्स ग्रेट. वाह, वेरी नाइस. यही सुनना है मेरे को कि आप लोग का ये जो एक्साइटमेंट है बना रहे. आई एम सो एक्साइटेड. मस्त चल रहा है मैडम. वेरी गुड, वेरी एक्साइटेड. तो पहली क्लास तो आपकी ऑलरेडी हो चुकी है, अकाउंट्स की क्लास हो चुकी है. आज आपको सर ने ब्रीफ किया होगा कि अकाउंट्स में तुम कैसे पढ़ने वाले हो, क्या पढ़ने वाले हो, किस चीज को कैसे करेंगे, क्या करेंगे. बेसिकली आज एक इंट्रोडक्शन तुम्हें मिला होगा क्योंकि पहली क्लास है. वैसे आज मैं भी क्या दूंगी, तुम्हें इंट्रोडक्शन दूंगी कि हम लॉ को कैसे पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, क्या क्या बुक्स आपको मैं प्रोवाइड करूंगी, किस तरह से सिलेबस को खत्म करेंगे, पहले क्या करेंगे, बाद में क्या करेंगे, 100 मार्क्स के सिलेबस को बेसिकली अपनी मुट्ठी में कैसे करेंगे, वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है? कौन बोल रहा है? ज्योति कह रही है. क्या कह रही है? मैडम मैं डायरेक्ट एंट्री से हूं, मेरे को नर्वस फील हो रहा है. क्यों नर्वस फील हो रहा है? तुमको क्या लगता है सीए फाउंडेशन में बच्चे बहुत ज्यादा लॉ पढ़कर आ गए क्या? बेटा, सीए फाउंडेशन में जो बच्चे लॉ पढ़कर आए हैं वो ऐसा इतना सा पढ़कर आए हैं, और जो सीए इंटर में तुम लॉ पढ़ोगे वो बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है. तो अगर आप डायरेक्ट एंट्री से भी हो, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है. मैं इस क्लास में ऐसे पढ़ाने वाली हूं, या इस बैच में मैं आपको ऐसे पढ़ाने वाली हूं. मैं अज्यूम करके चल रही हूं कि तुम्हें अभी कुछ नहीं आता. मैं इस एजम्पशन से चलूंगी पूरे बैच में कि तुमने अभी तक लॉ टच नहीं किया है, तुमने कभी लॉ नहीं पढ़ा है. इस चीज को अज्यूम करके कि तुम पहली बार लॉ पढ़ रहे हो मेरे साथ, मैं उस थॉट प्रोसेस से तुमको लॉ पढ़ाऊंगी. तो चाहे तुम डायरेक्ट एंट्री से हो या चाहे तुम सीए फाउंडेशन क्लियर करके आए हो, जो भी सीन है, अपने ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे कि तुम पहली बार पढ़ रहे हो, ताकि तुम्हारे कॉन्सेप्ट जो फाउंडेशन में थोड़े वीक रहे थे या डायरेक्ट एंट्री से हो तो क्लियर हो जाएंगे. ठीक है? ओके. ओके अंकित मैम, बुक्स की कोई अपडेट नहीं है क्या? बेटा, बुक्स की अपडेट आप सपोर्ट फॉर्म फिल करें, टीम आपको अपडेट करेगी. आपको मैं कुरियर नहीं लगाती हूँ, बैकएंड आपको कुरियर लगाती है, और जैसे ही ऑर्डर मिल जाता है कुरियर लगा देती है. सपोर्ट का फॉर्म फिल करोगे, अंकित तिवारी आपको बैकएंड गाइड कर देगी. और बेसिकली बुक्स आने में आपके पास अराउंड 12 to 14 डेज लग जाते हैं बुक्स पहुंचने में, डिपेंडिंग कि आप कौन सी सिटी में रहते हो. बड़े सिटी में जल्दी पहुंच जाते हैं और छोटे सिटी में थोड़ा समय लग जाता है, 12 to 14 डेज लग जाते हैं. पर डोंट यू वरी, जब तक आपकी बुक्स पहुंचेगी तब तक आपके सारे पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे जिस से भी हम पढ़ेंगे. ठीक है? तो डोंट यू वरी, टेंशन नको, टेंशन को साइड में. मैम वॉइस इशू आ रहा है थोड़ा. शशि शेखर, चेक कर लेते हैं. डोंट यू वरी, टेंशन नको. बिल्कुल वॉइस इशू नहीं है बेटा. शशि, मेरे फादर का नाम भी शशि है. वॉइस इशू नहीं आ रहा है. अब आपसे झगड़ा तो नहीं कर सकते शशि, क्योंकि आपका नाम और मेरे पिताजी का नाम सेम है. तो मैं शशि जी आपको यही कहूंगी कि बेटा एक बार आप थोड़ा ऊपर नीचे करिए वॉल्यूम के बटन को, क्या पता ठीक हो जाए. है, जबान नहीं लड़ा सकते आपसे. है, चलो आ जाओ एवरीबडी. ओके मैम, बुक्स मिले मुझे. कुछ बच्चों को मिल गए होंगे, कुछ बच्चों को नहीं मिले होंगे, डिपेंडिंग ऑन बेटा कौन से स्टेट में हो, कौन से सिटी में हो, उस हिसाब से बुक मिल जाते हैं. तो टेंशन मत लेना. ठीक है? ओके, चलिए. ओके, टेंशन लेना नहीं है. ओके मैडम. तो मैडम एक बात बताइए कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं, अब हमें ये बताइएगा. चलो अब अपने स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. और
स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बता, और आपके मन में कोई भी सवाल हो ना तो मुझसे पूछ लेना। अभी मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूं तुमको कि इस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ेंगे, कितने चैप्टर्स है, क्या वेटेज है चैप्टर्स का, उसको अपने लेकर अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए। ओके मैम, माइक में हवा की आवाज नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, रोज क्लास इसी से होती है। उसको अपने लेकर अभी पढ़ेंगे। बिल्कुल भी नहीं आ रही है बेटा, यार मुझे तो सही आ रही है। बिल्कुल भी नहीं आ रही। अच्छा 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 अच्छा, आ रही है। एक मिनट रुकोगे, एक मिनट रुकोगे, कोई तो एक इशू आ रहा है बैक एंड में। यस यस यस, मुझे तो सही आ रही है। आ रही है, आ रही है, आ रही है, मेरे को भी समझ में आ गया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुकोगे। है आज ही की क्लास में आना था, ये इशू भी है। एक मिनट, अपने स्ट्रीमिंग अगेन। चलिए जी, अब बेटा बताइएगा ठीक हुआ क्या? गुड मॉर्निंग। एक बार जरा बता दो, मैंने स्ट्रीमिंग स्टॉप करके वापस चालू किया है। आई ट्राइड टू रिजॉल्व द इशू, जरा बताना ठीक हुआ क्या? जरा बताना ठीक हुआ क्या? आई थिंक हो गया हो गया हो गया। चलिए जी, देखो है ना, ठीक हो गया है। चलो, तो मतलब परफेक्ट हो गया, क्लियर हो गया। चलो, पहले मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्या है, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा था, बट अब क्लियर हो गया। चलो एवरीबडी, लीविंग दैट असाइड, बात करते हैं मैडम कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस। पहला सवाल तो सभी बच्चों के दिमाग में ये होता है, मैडम बहुत डिफिकल्ट है क्या? मैं तो अपने दोस्तों से सुन के आया हूँ, सीनियर से सुनकर आया हूँ, नंबर वंबर कुछ नहीं मिलते हैं। थ्योरी सब्जेक्ट में ना मैंने ये सुना है मैडम, नंबर नहीं मिलते हैं, और लॉ बहुत ज्यादा बड़ा है और बहुत समझ में नहीं आता है, और मैडम अजीब सा है। ऐसा है क्या? बेटा कुछ भी नहीं है। मैं तुमको बोलूं, लॉ सारे सब्जेक्ट्स में, जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ेंगे उन सब्जेक्ट्स में सबसे अच्छा सब्जेक्ट तुम्हें लॉ लगेगा। क्यों? क्योंकि एक बार अगर समझ में आ गया ना, तो उसके ऊपर बेस्ड फिर कैसे भी सवाल आ जाए, तुम सब सवालों को अच्छे से आंसर कर सकते हो। तो तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके चलिएगा। ओके, यहाँ आई मिस हो गया क्या? एक मिनट। तो आपको डरने की बिल्कुल क्या नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नो नीड टू फियर व्हेन आई एम हियर। ओके, चलो एवरीबडी, तो अब बात करते हैं कि मैम एक बात बताओ कि हम इसे कैसे पढ़ने वाले हैं। तो चलिएगा, आइएगा, मैं आपको बताती हूँ बेटा आपके कितने चैप्टर्स हैं। पहले तो लॉ के अंदर मैडम कितने चैप्टर है, तो तुम ये स्क्रीन पे देखते हो, ये देखो, ये तुम्हारे चैप्टर्स हैं। दैट इज टोटल ऑफ 15 चैप्टर्स हैं जो तुम पढ़ने वाले हो लॉ के अंदर। अब इसमें से बेटा ये जो पहले 12 है, पहले 12 है, इनका वेटेज है, ये है आपके कंपनीज एक्ट प्लस एलएलपी एक्ट। राइट, देख रहे हो आप, ये जो एक है ये है एलएलपी एक्ट बेटा, एलएलपी एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट। बाकी ये जो 11 चैप्टर्स हैं ये किसके हैं? कंपनीज एक्ट के हैं। तो ये कंपनीज एक्ट और एलएलपी एक्ट, मतलब 1 से लेके 12, ये कितने वेटेज का है? ये 70 मार्क्स का वेटेज रखता है आपका, 70 मार्क्स का वेटेज रखता है, 70 मार्क्स। और मैडम ये जो बाकी के 3 जो है इसके बारे में क्या है बेटा? ये अदर लॉज है, अदर लॉज। ठीक है, ये अदर लॉज का वेटेज कितना है? 30 मार्क्स का वेटेज है इन अदर लॉज का। अच्छा, तो मैडम इस तरीके से हम करने वाले हैं। यस, तो ये तुम्हारा वेटेज है पूरे के पूरे लॉ का, 70 और 30 मार्क्स में डिवाइडेड है, जिसमें 70 मार्क्स का क्या रहेगा बेटा? 70 मार्क्स का आपका कंपनीज एक्ट एंड एलएलपी एक्ट रहेगा। ओके मैडम, और बाकी जो अदर लॉज रहेंगे बेटा, दैट इज दीज 3 चैप्टर्स, फेमा, इंटरप्रिटेशन, जनरल क्लॉजेस, ये 3 चैप्टर रहेंगे 30 मार्क्स के। तो मोटा मोटी लगा लो कि ये चैप्टर का वेटेज अराउंड 10-10 मार्क्स का है। जीसी का भी 10 मार्क्स का है, इंटरप्रिटेशन भी 10 है, फेमा भी 10 मार्क्स का है। तो ये हो गए आपके 30 मार्क्स के चैप्टर्स। इसके अलावा ये जो आपके पहले 12 चैप्टर्स हैं कंपनीज एक्ट के अंदर होंगे 1 से लेके 11, और उसके बाद है आपका एलएलपी एक्ट। राइट, तो टोटल ऑफ 70 मार्क्स है, 70 प्लस 30 इक्वल्स टू 100 मार्क्स का आपका ये सिलेबस है, जिसमें टोटल ऑफ 15 चैप्टर्स आपके सामने है। ठीक है, अब मैडम हम पहले क्या पढ़ेंगे और हम कैसे पढ़ेंगे, जरा ये बताइए। चलिए एवरीबडी आइएगा। तो बेटा जैसे मैंने बोला, कंपनीज एक्ट और एलएलपी एक्ट कितने का है मैडम? कंपनीज एक्ट एंड एलएलपी एक्ट कितने का है? 70 मार्क्स का है बेटा, 70 मार्क्स। माय गुडनेस मैडम, 70 मार्क्स का है। यस, अब कंपनीज एक्ट
जो तुमने सीए फाउंडेशन में पढ़ा था वो तो बस झलक दिखलाजा पढ़ा था, बेसिक बेसिक पढ़ा था, कंपनी क्या होती है, फलाना क्या होता है, एकदम बेसिक पढ़ा था तुमने, कंपनीज एक्ट क्या होता है, तुमने बस ये पढ़ा था फाउंडेशन में। अगर कोई डायरेक्ट एंट्री वाला है तो आपने ये भी नहीं पढ़ा होगा, पर अगर कोई सीए फाउंडेशन वाला है तो उसने पढ़ा था कंपनी क्या होती है, कंपनी के अंदर एमओए एओए क्या होता है, कितने टाइप की कंपनी होती है, कॉर्पोरेट वेल, ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट तुमने पढ़े थे। पर अब बेटा कंपनीज एक्ट में 11 चैप्टर्स हैं टोटल जो तुम पढ़ोगे। मैडम ये 11 चैप्टर बहुत डिफिकल्ट होने वाला है क्या? नहीं ना, मैं तुमको बता रही हूं बिल्कुल सिंपल चैप्टर्स हैं। कुछ चैप्टर्स बड़े हैं, कुछ चैप्टर्स छोटे हैं, लेकिन मजेदार चैप्टर्स हैं। तुमको पढ़ के मजा आएगा, संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। क्या बात कर रहे हो? यस। अच्छा, अब एक बात बताएं मैडम, अदर लॉज कितने नंबर का हो गया? बेटा अदर लॉज हो गया आपका 30 मार्क्स का, 30 मार्क्स का आपका अदर लॉज है। तो दिस ब्रिंग्स डाउन टू अ टोटल ऑफ 100 मार्क्स का आपका सिलेबस हो चुका है। ओके, अब मैडम 100 मार्क्स में से बेटा 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यू पूछे जाते हैं। अच्छा, 30 मार्क्स के आपके एमसीक्यू आएंगे और बाकी के 70 मार्क्स कैसा रहेगा? थियोरेटिकल क्वेश्चंस रहेंगे, थियोरेटिकल क्वेश्चंस। अच्छा, ओके, तो मैडम इस तरह से आपका जो पेपर है वो डिवाइडेड होगा। 30 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं। तो फाउंडेशन वाले बच्चों को तो पता है एमसीक्यूज की वैल्यू कितनी है, क्योंकि आपके 2 सब्जेक्ट्स पूरे के पूरे एमसीक्यू वाले थे। अब एक फायदा ये है कि यहां पे हमें फुल स्कोर करना है, 30 आउट ऑफ 30 हमें एमसीक्यूज में स्कोर करना है, और थियोरी 70 मार्क्स की हमें इस तरीके से स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना है कि तुम हर तरफ से तैयार रहो। एमसीक्यू और 70 मार्क्स का जो थियोरी है इसको हम नेल कैसे करने वाले हैं? मैडम एक बात बताइए यार, हमने सुना है बहुत थ्योरी ऐसा मुश्किल होता है, लिखना नहीं आता है एग्जाम में, कौन कौन सी दिक्कत बच्चे फेस करते हैं? तो पहले तो ये फेस करना, आप लोगों ने अपने सीनियर से क्या सुना है? तुम भी मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में क्या क्या सुना है तुमने अपने सीनियर से। पहले तो सबसे बेसिक बात तो ये सुनिए, थियोरी में स्कोर नहीं हो पाता, थियोरी में स्कोर नहीं मिलता, ठीक है, पहली चीज तुमने ये सुनी है। फिर थियोरी याद नहीं रहता, ये भी सुना है ना, थियोरी याद नहीं रहता, ठीक है, ये भी सुना है। और क्या सुना है बता दो? थियोरी समझ नहीं आता, ये भी सुना होगा कईयों ने, समझ नहीं आता। और क्या सुना है? और तुमने ये भी सुना है कि थियोरी को राइटिंग लिखना नहीं आता, राइटिंग में प्रॉब्लम है, राइटिंग में प्रॉब्लम है, ये है ना, ये सारी बातें तुमने सुनी है। कुछ बच्चों ने फाउंडेशन में फेस भी की होगी, कुछ बच्चों ने सीनियर से ये बातें सुनी होगी। अब ये एक एक प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे? ऑल सेक्शंस याद रखना पड़ता है, हाँ सेक्शंस तो याद रखना पड़ेगा, पर सेक्शंस कैसे याद होंगे वो भी मैं बता दूंगी, टेंशन मत लो, ठीक है? ओके, तो धीरे धीरे करके एक एक प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं कि हम कैसे पढ़ेंगे ताकि ये प्रॉब्लम तुम फेस ना करो, ठीक है? तो मैडम सबसे पहले ना एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि थियोरी है ना याद नहीं रहती, थियोरी याद नहीं रहता। क्यों याद नहीं रहता? क्योंकि मैडम थ्योरी तो बहुत वास्ट है, इतने 15-15 चैप्टर्स हैं। जब दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं तो पहले वाला भूल जाते हैं, तीसरा पढ़ते हैं तो दूसरा वाला भूल जाते हैं, छठवां चैप्टर पढ़ते हैं तो पांचवां भूल जाते हैं। अब ये क्या दिक्कत है? ऐसे ये दिक्कत को सॉल्व कैसे किया जाए? याद नहीं रहता। तो इस बार फॉर द फर्स्ट टाइम बेटा मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूं वो ये शेयर कर रही हूं लॉ की समरी बुक। ये जो बुक है आप सबके घर में भेजी गई है, एंड ये जो बुक है ना बेटा स्मार्ट समरी बुक है जो आपकी लॉ की मैंने भेजी है। इस बुक में ऑलरेडी आपके लिए चार्ट्स, समरीज सब बने हुए हैं, एंड इस बुक की मदद से आप सारे के सारे सब्जेक्ट को, सारे के सारे चैप्टर को 20-20 मिनट में, आधी आधी घंटा में रिवाइज कर पाओगे। मैं बताऊं थ्योरी बेटा आपको याद क्यों नहीं रहता? क्योंकि तुम ज्यादा रिवाइज नहीं करते हो, टाइम नहीं मिलता ना। और चैप्टर का इतना बड़ा वो वॉल्यूम देख के इतने सारे इतना बड़ा चैप्टर है, इतने सारे पेजेस हैं, कैसे रिवाइज करूं, कहां से चालू करूं? तो इस बार पहली बार मैंने इस बैच में आपके लिए एक अलग से बुक निकाली है, दैट इज स्मार्ट समरी बुक। अब बेटा ये बुक पता है क्या है? रामबाण है। मतलब इस बुक से पूरे के पूरे आपके चैप्टर्स
आधा आधा पौना पौना घंटा में रिवाइज हो जाएंगे। ये एक ऐसी बुक है जिसमें ईच एंड एवरीथिंग कवर्ड है, समराइज्ड वे में कवर्ड है। सारे के सारे जो पॉइंट्स सेक्शंस तुम क्लास में पढ़ोगे उनकी की पूरी समरी इस बुक में बनी हुई है, चार्ट मैनर में बनी हुई है, समरी बुक के मैनर में बनी हुई है। तो दीज आर स्मार्ट समरी नोट्स ऑफ लॉ जो आपके साथ क्या किए जा रहे हैं, शेयर किए जा रहे हैं, प्रिंटेड फॉर्म में शेयर किए जा रहे हैं। तो इससे आपकी कोई भी तकलीफ की याद नहीं रहता है, रिवीजन में प्रॉब्लम आती है, वो सारी की सारी तकलीफ ये एक बुक आपकी शेयर सॉल्व कर देगा। ठीक है, तो ये तो आपकी एक तकलीफ का निवारण हो गया। समझ में नहीं आता इज द दूसरा प्रॉब्लम। बेटा कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं आप लोगों को बहुत ही ज्यादा डीप में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से समझाऊंगी, तो आपको ये जो समझ नहीं आता वाली दिक्कत है ये भी नहीं आएगी। और साथ में हम क्या करेंगे, जैसे ही मैंने आपको मान लो एक चैप्टर पढ़ाया, तो हम जैसे ही वो चैप्टर खत्म होगा उस चैप्टर को रिवाइज भी करेंगे हमारी स्मार्ट समरी बुक से। तो अपने क्या करेंगे, पहले एक चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर पूरा चैप्टर खत्म होने के बाद स्मार्ट समरी बुक से पूरे के पूरे चैप्टर को रिवाइज भी करेंगे, तो पूरा चैप्टर तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, रिवीजन भी हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी समझे जाएंगे। और बेटा जी तीसरी चीज है, राइटिंग में आप लोगों को प्रॉब्लम आती है, तो मैडम राइटिंग की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा। बेटा एवरी डे आई एम गोइंग टू बी गिविंग यू वन क्वेश्चन। आपको रोज मैं एक क्वेश्चन दूंगी लिखने के लिए, राइटिंग के लिए। तो आप राइटिंग शुरुआती दिन से, दैट इज आज से तुम मेरे साथ राइटिंग प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो मतलब शुरुआत से, फर्स्ट डे इटसेल्फ से मैं तुम्हें रोज एक क्वेश्चन दूंगी, जिस क्वेश्चन को तुम लिख कर आओगे और हम क्लास में आंसर डिस्कस करेंगे कि तुम्हें कैसे लिखना चाहिए था, क्या पॉइंट तुमने मिस कर दिए, करेक्ट आंसर क्या है। तो शुरुआत से बेटा एवरी डे आई एम गोइंग टू बी गिविंग यू वन क्वेश्चन जो तुम अपने घर पे लिखोगे एज अ होमवर्क। तो मैडम इससे क्या होगा, बेटा अपना बैच 3 महीने का है। ठीक है, तो करीबन करीबन अगर हम देखें तो आपका बैच हो गया मान लो अराउंड 85 डेज का हो गया। तो तुम सोचो अगर तुम रोज एक क्वेश्चन मेरे साथ लिखोगे तो पूरे के पूरे 85 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी मेरे साथ हो जाएगी। लॉ के 85 क्वेश्चंस तुम्हारे मेरे साथ लिखकर हो जाएंगे बाय द बैच एंड्स। तो आपकी ये जो प्रॉब्लम है ना कि राइटिंग नहीं आता, देखो जब तक आप राइटिंग करोगे नहीं ना, राइटिंग आएगी नहीं बेटा। और राइटिंग बहुत ही पर्सनल चीज होती है, मैं आपको बताऊं ऑनेस्टली। बच्चे ऐसे कहते हैं कि मैडम हमें लिख के बता दो, हमें लिखना सिखा दो। बेटा लिखना अपने आप सीखा जाता है। मतलब मैं तुम्हें जब रोज एक क्वेश्चन दूंगी तो तुम अपना दिमाग लगाओगे, इससे क्या होगा, तुम्हारा आंसर लिखने का तरीका बेटर होगा। तुम्हारे वर्ड दिमाग में जो पहले वर्ड्स क्लिक नहीं होते थे, वो दूसरे तीसरा क्वेश्चन जब लिखना चालू करोगे तो वर्ड्स भी क्लिक होंगे। आपको आंसर्स बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में लिखने हैं। मैडम क्या हमें आंसर्स जैसा बुक में लिखा होता है वैसा ही लिखना होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तुम खुद मुझे बताओ, हाँ या ना में बताओ, क्या आप बुक से रट के कोई भी आंसर रटा जा सकता है क्या? तुम मुझे बताओ। आज तुम 12वीं क्लास भी क्लियर करके आए हो, कुछ बच्चे फाउंडेशन भी क्लियर करके आए हैं, तुम मुझे बताओ इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर एनीबडी टू मेमोराइज? आप मुझे बताओ। इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है कि आप बुक को पूरा समझ के लिख सकते हो? बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं आप सभी को बोल रही हूं, मुझे आज तक कभी राइटिंग प्रैक्टिस में प्रॉब्लम नहीं, मुझे आज तक कभी लॉ लिखने में, ऑडिट आगे ऑडिट भी आएगा, कभी भी मुझे लिखने में दिक्कत नहीं आई। मैडम क्यों? क्योंकि बेटा रोज जब मैं स्टूडेंट थी मैं एक क्वेश्चन खुद से लिख के देखती थी। जो भी हम पॉइंट पढ़ेंगे तो रोज डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसे कहते हैं डीपीक्यू, रोज आपको एक डीपीक्यू दिया जाएगा, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया जाएगा। उससे क्या होगा, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन से आप जब लिखना सीखोगे, फिर हम अपने आंसर्स को क्लास में मैं आपके साथ क्या करूंगी, आंसर आपको बताऊंगी, डिस्कस करूंगी कि आपको कैसे लिखना चाहिए था और आपने कैसे लिखा और कैसे आंसर इंप्रूव हो सकता है, वो हम क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। तो मैं सभी को बोलूंगी, जो मैं आज, आप कसम कर लो, ऐसा कसम ले लो, मैडम हम शपथ लेते हैं क्या कि रोज जो आप हमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन दोगी हम उसे लिखेंगे। चलो शपथ दे दो मेरे को, मैडम रोज एक डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आप दोगी हमें, हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। बिल्कुल करोगे? चलो अब मैं आप लोगों को एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ।
मैं आप लोगों का एक चैप्टर खत्म होने के बाद आफ्टर एवरी चैप्टर गेट्स ओवर, जैसे ही आपका एक चैप्टर ओवर होगा मैं आपके साथ उस चैप्टर का टेस्ट शेयर कर दूंगी। तो मतलब आगे आने वाले मान लो कुछ 10 डेज में मैं आपके साथ हर चैप्टर के ऊपर एक टेस्ट शेयर करूंगी। तो उससे क्या होगा तुम्हारा टेस्ट भी होता जाएगा। आफ्टर एवरी चैप्टर गेट्स ओवर आपके साथ एक टेस्ट शेयर होगा और टेस्ट के आंसर्स शेयर होंगे। तो आप टेस्ट देंगे और आंसर्स अपने चेक कर लेंगे आफ्टर एवरी चैप्टर। और उसके बाद आपके साथ इस बैच में इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज भी होगी। तो जब आपका 50-50% का सिलेबस खत्म होगा, 50-50%, और तीसरा टेस्ट होगा एक जब 100% सिलेबस खत्म होगा, तो 3 टेस्ट्स आपके लिए जाएंगे। ये इवैल्यूएटेड टेस्ट होंगे। जब भी आप टेस्ट देंगे उसके बाद आपकी कॉपीज को भी चेक किया जाएगा। इसके अलावा मैं आपके एवरी चैप्टर के बाद भी टेस्ट लूंगी, पर उसके आंसर्स आप खुद चेक करोगे, मैं आंसर्स आपके साथ शेयर कर दूंगी। पर ये जो टेस्ट होगा 50% सिलेबस कंप्लीट होने में, ये एक इवैल्यूएटेड टेस्ट होगा जहां आपकी कॉपीज को भी चेक किया जाएगा। ठीक है, तो टेंशन नको लेना है। भरपूर टेस्ट हम लेने वाले हैं, भरपूर रिविजन हम करने वाले हैं, भरपूर एमसीक्यू की प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखो 30 मार्क्स इज वेरी इजी मार्क्स। एमसीक्यूज में आपको 30 नंबर स्कोर करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत इजीली स्कोर हो जाते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो। तो आपके अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आपको एमसीक्यू में 30 मार्क्स स्कोर करने से कोई रोक नहीं सकता। पर उसके लिए तुम्हें मुझे क्लास में अच्छे से सुनना पड़ेगा। आपको क्लास में कुछ नहीं करना, आपको बस ऐसे सिट बैक्स एंड रिलैक्स करना है, कुछ नहीं करना है, आपको बस मुझे सुनना है। और उसके बाद में जो रोज तुम्हें होमवर्क दूंगी तुम्हें उसे करना है। मैं आपके साथ ऑलरेडी समरी बुक शेयर कर चुकी हूं, तो सारे कॉन्सेप्ट्स की समरीज ऑलरेडी आपकी बुक में बनी हुई है। तो आपको लिखना भी नहीं है कुछ भी, बस मुझे शांति से सुनना है। आपको सारी चीज डीपली समझनी है और जो रोज मैं क्वेश्चन दूं उसे आपको लिखना है। तो आपको एक सेपरेट नोटबुक बनानी है जिसमें आप रोज होमवर्क करोगे, ईच एंड एवरी डे जिसमें आप अपना होमवर्क करोगे। तो अराउंड एवरी क्लास के एंड में आपको एक होमवर्क दिया जाएगा जिसे आप करोगे। तो बस उसको करके आओ और आपका लॉ का प्रिपरेशन यहां से यहां पहुंच जाएगा। जो भी लॉ का फोबिया था वो सब निकल जाएगा। तो टेंशन नको लेना है, ठीक है? ओके मैम, लॉ के लिए कितनी बुक्स बनानी है? कोई भी बुक नहीं बनानी है, आपको एक बुक बनानी है जिसमें आप क्वेश्चन आंसर्स को लिखोगे। बाकी सारी बुक्स मैं आपके साथ शेयर कर दी है। सारे बच्चे आपको मैडम हमें आप लॉ में कौन कौन से बुक्स देंगे? बेटा आपके साथ शेयर किया हुआ है एक एमसीक्यू बुक जिसमें आपके एमसीक्यूज जिसमें आपके एमसीक्यूज है चैप्टर वाइज। एक आपके साथ शेयर की गई है मेरी लॉ की मेन बुक जिसमें से हम पढ़ेंगे। एक आपके साथ शेयर की गई है समरी बुक ऑफ लॉ जिसमें सारे चैप्टर्स की ऑलरेडी चार्ट मैनर में समरी बनी हुई है। एंड आपके साथ एक और बुक शेयर हुई है, पीडीएफ फॉर्म में हुई है, दैट इज लॉ के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की बुक जिसमें लॉ के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है बेटा। ठीक है, जिसमें हर चैप्टर वाइज आपके साथ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस शेयर हुए हैं। तो ये 3 बुक्स आपको प्रिंटेड फॉर्मेट में मिलेगी, कुछ बच्चों को ऑलरेडी मिल गई होगी, और ये जो है ये पीडीएफ फॉर्म में मिलेगी जिसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होंगे हर चैप्टर के ऊपर बेस्ड आपके क्वेश्चंस फ्रेम्ड है। यहां से हम होमवर्क करेंगे रोज, ठीक है? ओके एवरीबॉडी समझा? मैम होमवर्क के लिए सेपरेट नोटबुक बनानी है? यस, मैंने अभी अभी बोला ना बेटा आपको होमवर्क नहीं तो आप रफ नोटबुक में होमवर्क करोगे तो फिर कैसे चलेगा। एक सेपरेट नोटबुक बना लो जिसमें होमवर्क करते जाओगे। जैसे अकाउंट्स के होमवर्क के लिए अकाउंट्स की नोटबुक बना लो, लॉ के होमवर्क के लिए एक सेपरेट नोटबुक बना लो जिसमें लॉ का होमवर्क करोगे, नहीं तो सारे होमवर्क्स मिक्स हो जाएंगे आपके। ठीक है एवरीबॉडी? ऑडिट की अभी ऑडिट का बैच स्टार्ट नहीं हुआ अंकित, अभी हम आज पहली क्लास हमारी लॉ की है और ये लॉ का बैच स्टार्ट हो रहा है। वी विल स्टिक टू लॉ एंड वी विल ओनली टॉक अबाउट लॉ। जब ऑडिट का बैच स्टार्ट होगा तो ऑडिट के बारे में बात करेंगे, अभी ऑडिट के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी सिर्फ लॉ के बारे में बात करेंगे क्योंकि हमारी पहली क्लास है लॉ की, कॉर्पोरेट एंड अदर लॉज की पहली क्लास है। तो विल स्टिक टू लॉ एंड विल टॉक अबाउट लॉ ओनली स्पेसिफिकली। ठीक है ओके
ओके एवरीबडी, मैम पीडीएफ नहीं मिली है, मिल जाएगी, धीरे धीरे आपको सब प्रोवाइड हो जाएगा, डोंट यू वरी। ओके चलो एवरीवन, ओके जी, 400 पेजेस बुक। तो बेटा आपको पता है ना प्रोफेशनल लेवल के एग्जाम दे रहे हो, अब 100 पेजेस वाली बुक बीकॉम के एग्जाम नहीं है। हाँ इधर आ जाओ, आपकी बुक के अंदर कितने पेजेस है? मेन बुक के अंदर, मेन बुक के अंदर अराउंड आपके 430 पेजेस है, ठीक है? तो 400 भी नहीं, 450 पेजेस, 430 मान लो, 430 पेजेस है, 430 पेज है आपकी मेन बुक में। और इसी मेन बुक की समरी आपको प्रोवाइड की जा रही है। ये मेन बुक की आपकी समरी देख लेते हैं। समरी बुक के अंदर आपके पूरे के पूरे चैप्टर जो है समराइज्ड वे में प्रेजेंटेड है, ठीक है? तो डोंट यू वरी चाइल्ड, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को, और आप लोग स्मार्ट समरी बुक देख के एकदम मजे आ जाएंगे। सारी की सारी ये जो स्मार्ट समरी बुक है ना, इसके अंदर मैंने सारी की सारी चीज जो है वो आपकी चार्ट मैनर में प्रेजेंट की है। आप देखोगे एवरीथिंग इज प्रेजेंटेड इन द चार्ट मैनर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, फॉर यू टू रिवाइज। सारी चीजें चार्ट मैनर में प्रेजेंटेड है आपकी समरी बुक में। तो कभी भी आपको रिवाइज करना होगा, इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू टू रिवाइज। क्यों? क्योंकि सारी चीज आपकी चार्ट मैनर में होगी और बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कस्ड होगी। ये सारी चीजें आपकी बनी हुई है स्मार्ट समरी बुक के अंदर, तो बहुत मजा आएगा, ठीक है? चलो एवरीवन, नाउ वी विल मूव अहेड। तो अब हमने अपने बैच में हम कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, क्या बुक आपके साथ शेयर होगी, रोज एक होमवर्क होगा, हर चैप्टर खत्म होने के बाद उसके लिए आपको मैं क्वेश्चंस की शीट दूंगी जिससे कि आप अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। तो ये बेसिक बातें तो हमने कर ली, जिसमें हमने डिस्कस किया कि हम कैसे पढ़ने वाले हैं, बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो तो देख लिया। अब हम बात करते हैं कि कंपनीज एक्ट का पहला चैप्टर क्या होगा, प्रिलिमिनरी, उसको स्टार्ट करेंगे। मैम इंटरमीडिएट में रैंक लाने के लिए बोथ ग्रुप्स देने पड़ते हैं? यस, अगर आपको इंटरमीडिएट में रैंक की प्लानिंग है आपकी, जो कि सभी बच्चों की होनी चाहिए, उसके लिए आपको दोनों ग्रुप्स अपीयर करने पड़ते हैं साथ में। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 की एग्जाम साथ में देनी पड़ेगी, तब आप रैंक के लिए एम कर सकते हो, ठीक है? ओके मैम पीडीएफ के लिए ऐप डाउनलोड करना होगा क्या? नहीं, आपको पीडीएफ दिया जाएगा, पीडीएफ को डाउनलोड कर लो, कोई ऐप डाउनलोड करना नहीं है। पीडीएफ आप प्रिंट भी करवा सकते हो, प्रिंटेबल फॉर्मेट में होगा पीडीएफ। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का ये जो पीडीएफ होगा ना, ये प्रिंटेबल फॉर्मेट में, तुम प्रिंट भी करवा सकते हो क्वेश्चंस को, ठीक है? ओके एवरीबडी, लेट्स गेट द सेशन रोलिंग। एंड नाउ कीपिंग एवरीथिंग असाइड, अब हम बात करेंगे कंपनीज एक्ट को लेकर। और अब हम अपने क्या करेंगे, थोड़ा सा ब्रीफ देखते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। मैम सीक्वेंस क्या होगा, पहले कंपनीज एक्ट करेंगे, उसके बाद हम अदर लॉज करेंगे, लास्ट में एलएलपी करेंगे। एलएलपी अर्ली बर्ड में ऑलरेडी हो चुका है, तो जो अर्ली बर्ड वाले बच्चे हैं एलएलपी बहुत सारा आप पढ़ चुके हो, पर जो अर्ली बर्ड वाले नहीं है तो हम अर्ली बर्ड के लिए एलएलपी एंड में रखेंगे। पहले हम कंपनीज एक्ट पूरा करेंगे, फिर हम अदर लॉज करेंगे, फिर एलएलपी करेंगे। तो ये हमारा सीक्वेंस रहेगा जिसमें हम पढ़ाई करेंगे। ओके चलो एवरीबडी, एवरीबडी स्टार्ट करें आज की क्लास को। चलो सारे बच्चे मेरे को बता दो, आर यू गाइज एक्साइटेड? हाँ मैडम एक्साइटेड तो है, पल्ले पड़ जाएगा ना, बस ये दिक्कत है, समझ में आ जाएगा ना सारी चीज। बेटा बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आज अपने क्या करेंगे, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करेंगे जो आपको शुरुआती दिन से पता होनी चाहिए। ओके एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगी, जिन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए कंपनीज एक्ट की, बेसिक बेसिक चीजें, इंट्रोडक्टरी, एकदम बेसिक्स आप पढ़ोगे आज मेरे साथ, ठीक है? ओके स्टार्ट करते हैं। प्रांजल मैडम पेनल्टीज, बेटा पेनल्टीज ऐसी थोड़ी लिखी हुई है, पेनल्टीज भी याद करनी पड़ेगी ना बेटा। जो भी आपकी बुक में लिखा है आपको सब पढ़ना है। आप अगर एआईआर लाने की सोच रहे हो तो सब पेनल्टीज भी आपको याद रखनी पड़ेगी। आपका एम है ना प्रांजल ऑल इंडिया रैंक लाने का, ऑल इंडिया रैंक लाना है तो आपको अच्छे से पेनल्टीज भी याद रखनी है। पर देखो सारी की सारी पेनल्टीज याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है, तो जितनी याद रह जाए उतनी कर लो। पर अगर आप एआईआर रैंक कर रहे हैं तो मैं आपके साथ पेनल्टीज की एक अलग से शीट भी शेयर करूंगी, जिस शीट में सारे पेनल्टीज होंगे, तो आपकी मदद के लिए, ताकि आपको याद हो जाए हर चैप्टर की पेनल्टीज एक शीट में कंपाइल करके, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप टेंशन मत लेना, ठीक है? चलो चलिए ओके
मैम लेक्चर ट्रैकर भी बता दीजिए। बेटा लेक्चर ट्रैकर तो हर सब्जेक्ट का बनेगा। चलो, लेक्चर ट्रैकर मतलब क्या होता है, हर क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं उसका एक ट्रैकर बनाना। तो वो आपके लिए बनाया जाएगा, हर सब्जेक्ट बनाएगा, उसमें कोई डिस्कशन वाली बात नहीं है। वो तो आपके हर सब्जेक्ट का ही बनाएंगे, सभी टीचर्स बनाएंगे एक लेक्चर को ट्रैक करने के लिए, ताकि आपको ये अगर पता करना है कि ये टॉपिक कब पढ़ा था या कौन से वाले लेक्चर में पढ़ा था, तो एक लेक्चर ट्रैकर बना हुआ होता है तो ईजी हो जाता है। इसलिए लेक्चर ट्रैकर भी आपके लिए बनाया जाएगा। लेक्चर ट्रैकर इज वेरी गुड। उससे क्या होता है, मान लो आपको कभी कोई एक सेक्शन में डाउट आ रहा है, तो आपको अब ये नहीं पता कि ये सेक्शन किस दिन पढ़ा था हमने, तो तुम सीधा लेक्चर ट्रैकर खोल सकते हो और सर्च कर लो कौन से दिन पढ़ा था, कौन सा नंबर ऑफ लेक्चर है, तो उससे तुम वो नंबर ऑफ लेक्चर में जाके वो लेक्चर रिस्पेक्टिव लेक्चर देख सकते हो। लेक्चर ट्रैकर भी बनेगा आपके साथ, सेम ही फोल्डर है सब टीचर्स का जिसमें लेक्चर ट्रैकर शेयर किया जाएगा। ठीक है, चलो मैम साथ में नोट्स भी बनाने हैं क्लास में? नहीं, आपको सिर्फ क्लास में ढंग से सुनना है। लॉ एक सब्जेक्ट है जहां पे आप अच्छे से अगर सुनते हो, आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अच्छे से सुनना। आपके ऑलरेडी हैंड रिटन नोट्स स्मार्ट समरी बुक के फॉर्म में प्रोवाइड कर दिए हैं आपको, तो आपको कहीं टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आपके साथ ऑलरेडी स्मार्ट समरी बुक मैंने शेयर कर दी है, आपको ऑलरेडी मैंने समरी बनाकर दे दिया है, तो आपको और कहीं कुछ नहीं बनाना है। बस आपको ध्यान से सुनना है, अच्छे से सुनना है, और किसी के भी अगर कोई डाउट्स होंगे तो हम क्लास के एंड में डिस्कस कर लेंगे। क्या हुआ, नहीं तो बीच में डिस्कस करते हैं तो फ्लो टूट जाता है। तो हम लास्ट में एंड में जिस भी बच्चे के जो भी डाउट्स होंगे, क्लास के अंत में आप सबके डाउट्स, रोज हम क्लास का लास्ट का 15 मिनट डाउट सोल्विंग सेशन जैसे रखेंगे, तो आपके जो डाउट्स होंगे वो लास्ट के 15 मिनट्स में हम सारे डाउट्स को क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे। ठीक है, चलिए ओके ओके। बताओ साहिल है, या तो सीए के चक्कर में पड़ जाओ या प्यार के चक्कर में पड़ जाओ, दोनों एक साथ नहीं हो सकता बेटा, है? तो मैं तुझे सिर्फ यही सजेस्ट करूंगी, जिस भी चक्कर में तुम पड़े हुए वो चक्कर व्यू से बाहर निकल जाओ, नहीं तो दोनों से हाथ खो बैठोगे बेटा, है ना? और पढ़ाई नहीं करोगे ना बेटा, डिग्री नहीं मिलेगी, तो ये चक्कर तुम्हारे कोई काम नहीं आएंगे, ये सारे चक्कर तुम्हारे रुक जाएंगे। तो इससे अच्छा पढ़ ले बेटा, ये सारे चक्करों को, अगर ये चक्कर तुम्हें चलाने भी है फ्यूचर में तो भी डिग्री चाहिए, पैसा, मेहनत सब करनी पड़ेगी। तो तू देख ले, आज चक्कर चला के नाम बना ले तो नाम बनेगा क्या तेरा? नहीं। तो इससे अच्छा अपना नाम बना ले पहले, ये चक्कर वक्कर तो बाद में चल जाएंगे तेरे, समझ गया? चल ठीक है मैडम, ओके ओके, तेरे हाथ में है तुझे क्या करना है। चलो कोई बात नहीं बेटा, बस मैं तो तुझे एक रास्ता दिखा सकती हूँ, उस रास्ते पे तुम चलोगे कि नहीं वो तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, नहीं चला तो मम्मी को बता दूंगी मैं, समझ गया? चल आ जा इधर, एवरीबडी, सारे बच्चे आ जाओ। तो बेटा आप सबको पता है क्या कि हमारे देश में दो तरह के एक्ट्स हैं, राइट? कुछ है बेटा सेंट्रल एक्ट्स, राइट, और कुछ है बेटा स्टेट एक्ट्स, राइट? हमारे देश में दो तरह के एक्ट्स हो गए, एक हो गए आपके सेंट्रल एक्ट्स और एक हो गए आपके स्टेट एक्ट्स, करेक्ट? तो मैडम जो सेंट्रल एक्ट्स होते हैं ये कौन से एक्ट्स हो गए बेटा? सेंट्रल एक्ट्स मतलब वो एक्ट्स जो होल ऑफ इंडिया पे लागू होते हैं, पूरे भारत पे, पूरे देश पे, पूरे भारत में लागू होने वाले एक्ट को हम कहते हैं सेंट्रल एक्ट। जैसे मैडम एग्जांपल दो, जैसे कंपनीज एक्ट पूरे के पूरे देश पे लागू होता है, मतलब देश के किसी भी कोने में अगर कंपनी बनेगी तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से ही बनेगी। यस, अच्छा मेरे को बताओ एलएलपी एक्ट, ये भी पूरे के पूरे देश पे लागू होता है। यस, मान लो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट तुमने फाउंडेशन में पढ़ा था, वो भी पूरे के पूरे देश पे लागू होता है। यस, जीएसटी एक्ट मैडम वो भी एक सेंट्रल एक्ट है, पूरे के पूरे देश पे लागू होता है। हाँ, पूरे के पूरे देश पे लागू होता है। तो ये तो हो गए बेटा सेंट्रल एक्ट्स। स्टेट एक्ट्स मतलब क्या हो गया, जो सिर्फ रिस्पेक्टिव स्टेट पे एप्लीकेबल होते हैं। जैसे मान लो पंजाब गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को लेकर अपने स्टेट में कोई लॉ बनाया, तो वो स्टेट एक्ट हो गया क्या? वो सिर्फ उस रिस्पेक्टिव पंजाब में ही एप्लीकेबल होगा, राजस्थान में नहीं होगा। जैसे राजस्थान की सरकार ने कोई एक एक्ट बनाया जो सिर्फ राजस्थान के लोगों के लिए, राजस्थान के फार्मर्स के लिए मान लो कोई एक्ट बनाया, तो वो राजस्थान पे ही एप्लीकेबल है, तो वो हो गए स्टेट एक्ट्स। सेंट्रल एक्ट्स मतलब क्या हो गया बेटा, जो पूरे देश पे लागू हो, जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यस,
इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या पूरे देश पे लागू होता है। देश के किसी भी कोने में तुम कन्याकुमारी में बैठ के कॉन्ट्रैक्ट कर लो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही एप्लीकेबल होगा, राइट? यस। अब कहता है देखो, सेंट्रल एक्ट बनाने के लिए पहले ये जो बिल होता है बेटा, ये बिल पास होता है। देखो, जब तक किसी की सहमति नहीं मिली तब तक हम कहते हैं बिल। तो पहले ये बिल बेटा दो हाउसेस जो होते हैं पार्लियामेंट के, दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा में, पहले ये बिल पास करवाया जाता है। जैसे मान लो जीएसटी एक्ट आया था, तो पहले ये जीएसटी जो बिल है, जीएसटी बिल, ये राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पास किया गया। उसके बाद किसकी सहमति ली गई? प्रेसिडेंट की। जब प्रेसिडेंट अपना असेंट दे देता है, प्रेसिडेंट अपनी सहमति दे देता है, तो फिर ये कहां प्रिंट हो जाता है बेटा? ऑफिशियल गजेटे में, ऑफिशियल गजेटे। और एक बार अगर ऑफिशियल गैजेट मतलब क्या होता है? भारत में कोई भी कानून अगर लागू हो रहा है तो किधर प्रिंट होता है? ऑफिशियल गजेट में प्रिंट होता है। ऑफिशियल गजेट क्या हो गया? मतलब भारत का राजपत्र हो गया। हमारे देश में कोई भी कानून आएगा तो ऑफिशियल गजेट में जब प्रिंट हो गया तो देश पे लागू हो गया। तो मतलब सेंट्रल एक्ट्स कैसे पास होते हैं? पहले बिल दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में पास होता है, उसके बाद प्रेसिडेंट अपनी मोहर लगा देते हैं, सहमति दे देते हैं, फिर वो ऑफिशियल गजेटे में अगले ही दिन प्रिंट हो जाता है और पूरे देश पे लागू हो जाता है। तो मैडम ये सेंट्रल एक्ट का प्रोसेस होता है। स्टेट एक्ट्स क्या होता है? स्टेट में लगने वाले एक्ट्स कैसे पास होते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा पास होते हैं। मतलब तुमने सुना है क्या? ये किसी से सुना है क्या? मेरे चाचा एमएलए हैं, मेरे ताऊजी एमएलए हैं, क्या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो स्टेट लेजिस्लेचर में ये जो आपके एमएलएज होते हैं, ये क्या करते हैं? स्टेट लेजिस्लेचर में एमएलएज होते हैं हर स्टेट में, तो वो क्या करते हैं? स्टेट एक्ट को पास करते हैं। तो स्टेट एक्ट कहां पास होता है? स्टेट लेजिस्लेचर में पास होता है। अपने हर स्टेट का जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटिव असेंबली, वहां स्टेट लेजिस्लेचर में स्टेट एक्ट्स को पास किया जाता है जो रिस्पेक्टिव स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी। और ये जो स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर हो गए उनको हम कहते हैं एमएलए, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए। तो स्टेट लेजिस्लेचर क्या करता है? स्टेट के एक्ट्स को पास करता है। और सेंट्रल एक्ट्स को कौन पास करता है? दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। फिर प्रेसिडेंट साहब हाँ बोलेंगे तब भारत में लागू हो जाएगा। तो बेटा चाचा विधायक है हमारे, ओहो, चलो मामा चाचा विधायक है हमारे, तुम्हें क्या पता? तो ये हो गए सेंट्रल और स्टेट एक्ट्स, ठीक है? तो तुम्हें एक बेसिक पता चला, सेंट्रल एक्ट मतलब पूरे देश पे लगने वाले, जिस पे प्रेसिडेंट सहमति देता है। स्टेट मतलब, स्टेट एक्ट मतलब स्टेट लेजिस्लेचर में पास किए हुए जो स्टेट पे एप्लीकेबल होते हैं। अच्छा अच्छा, तो मैडम हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे। तो पहले आप मेरे साथ डिस्कस करो मशीनरीज ऑफ कंपनी लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है प्रांजल वो, बेटा क्या बात कर रहे हो? इट्स अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल है वो, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है हमारे देश के। पार्ट अब तो हटा दिया, चलो। एवरीबडी मशीनरीज ऑफ कंपनी लॉ, सारे बच्चे कंपनी लॉ की मशीनरीज। तो देखो 3 मशीनरीज है बेटा कंपनी लॉ की, ओके? ये हो गया लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। ये आज बेसिक पढ़ रहे हो मेरे साथ, ठीक है? मैडम 3 मशीनरीज ऑफ कंपनी लॉ, मतलब ये जो तुम अभी कंपनीज एक्ट मेरे साथ पढ़ोगे, इसके 3 मशीनरीज है। एक हो गया लेजिस्लेटिव, मतलब मेकिंग ऑफ कंपनी लॉ, जिन्होंने कंपनी लॉ बनाया, जो कंपनी लॉ बनाए, मेकिंग ऑफ कंपनी लॉ किसने बनाया? आप सबको पता है, कंपनीज एक्ट एक सेंट्रल एक्ट है, तो दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट ने सहमति दी, उसके बाद प्रेसिडेंट ने सहमति दी, तो ये कंपनीज एक्ट देश पे लागू हुआ। तो लेजिस्लेटिव मतलब बनाना। एग्जीक्यूटिव मतलब क्या होता है बेटा? इंप्लीमेंट करना। सारे बच्चे मुझे बताओ, कंपनीज एक्ट बना दे, कोई भी एक्ट बना देने से हो जाता है क्या? जैसे मान लो देश में हमने कंपनीज एक्ट बना दिया, अपने आप फॉलो हो जाएगा क्या? अपने आप देश की जनता उसे फॉलो करने लगेगी क्या? आप बताओ, आप सोच के बताओ सारे बच्चे। मैडम अगर हमारे देश में
कोई एक्ट बन जाता है, जैसे कंपनीज एक्ट आया, तो अपने आप जनता उस एक्ट को फॉलो करने लग जाएगी, अपने आप लोग उसे इंप्लीमेंट करने लग जाएंगे? नहीं, आपको उसे अच्छे से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, उसको ढंग से एडमिनिस्टर करना पड़ेगा कि लोग उसे फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। आपको उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा? ऑफ कोर्स मैडम, आपको देखना तो पड़ेगा ना कि कंपनीज एक्ट लोग कंप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन देखना तो जरूरी है। तो मैडम कंपनीज एक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता है? बेटा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए। भारत में एक स्पेसिफिक मिनिस्ट्री है कॉर्पोरेट अफेयर्स की, हेडेड बाय, आप सबको पता है एमसीए के हेड कौन है? निर्मला सीतारमन जी, हेडेड बाय निर्मला सीतारमन जी। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो एमसीए है, ये क्या देखते हैं? भारत में इंप्लीमेंटेशन देखते हैं, किसका? कंपनीज एक्ट का। चलिए जी, एवरीबडी, एवरीवन, ओके, चलिए, ओके, राइट। अब क्या है? जुडिशियल। जुडिशियल मतलब क्या होता है? जुडिशियल मतलब कहीं पे भी बेटा अगर आपको कंपनीज एक्ट को इंटरप्रेट करने में दिक्कत आ रही है, देखो लॉ मेकर्स ने कंपनीज एक्ट बनाया, पर आपको अगर उसको समझने में दिक्कत आ रही है या उसको लेके अगर आपको कोई जजमेंट वगैरह पास करवाना है, तो कौन पास करता है? मान लो कोई डिस्प्यूट हो गया, आपके हिसाब से कंपनीज एक्ट ये कह रहा है, किसी और के हिसाब से कंपनीज एक्ट कोई और कुछ कह रहा है, तो जजमेंट कौन पास करेगा? डिसीजन कौन लेगा? मतलब इंटरप्रिटेशन, कंपनीज एक्ट के इंटरप्रिटेशन में मदद कौन करता है? तो उसमें आ जाते हैं बेटा एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। एनसीएलटी आ जाता है, मतलब एनसीएलटी कौन है? जो जजमेंट पास करते हैं, जो आपको कंपनीज एक्ट इंटरप्रिटेशन करने में मदद करते हैं कि कंपनीज एक्ट एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहा है। अगर मान लो कभी कभी लॉ की लैंग्वेज थोड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है, तो उसके करेक्ट इंटरप्रिटेशन के लिए आप किसके पास जाते हो? एनसीएलटी के पास जाते हो। एनसीएलटी के डिसीजन से अगर आप खुश नहीं होते हो, तो आप इसके ऊपर नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल के पास जाते हो, राइट। तो कहता है आप एनसीएलएटी के पास जाते हो, नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल। तो ये क्या करते हैं बेटा? ये क्या करते हैं? डिसीजंस लेते हैं, राइट। तो बेसिकली ट्रिब्यूनल भी तो है ना मैडम, प्रांजल, यही तो है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, उससे ऊपर नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्रिब्यूनल। तो दीज आर द मशीनरीज ऑफ कंपनी लॉ, मतलब जिन्होंने लॉ बनाया, फिर लॉ को जो एडमिनिस्टर कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं देश में, और अगर लॉ के इंटरप्रिटेशन में कोई दिक्कत आ रही है या कोई जजमेंट पास करना है, तो जुडिशियल, जुडिशियल मतलब जुडिशियल मशीनरी जो जजमेंट पास करेगी, कंपनीज एक्ट को इंटरप्रेट करने में तुम्हारी मदद करेगी, दैट इज जुडिशियल। ठीक है, तो ये बेसिक चीज थी, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। अच्छा, पर मुझे एक बात बताना सारे बच्चे, क्या मैडम एमसीए के लिए तो बहुत तकलीफ वाली बात है? एक बात बताओ, एमसीए के लिए तो बहुत ज्यादा तकलीफ वाली बात है। हमारा देश इतना बड़ा देश है, हमारे देश में इतनी कंपनीज फॉर्म होती है, तो मैडम एमसीए अकेला ये कैसे कर लेता है? एमसीए को एडमिनिस्टर करना है, एमसीए का काम है मैडम एडमिनिस्ट्रेशन देखने का। एमसीए का काम है ये देखना कि पूरे के पूरे देश में कंपनीज एक्ट ढंग से फॉलो हो, सारे लोग जो कंपनी बनाए कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनाए। तो मैडम एमसीए ये काम कैसे करता है? बेटा एमसीए ने क्या किया है ना, एमसीए ने एडमिनिस्ट्रेशन को इजी करने के लिए, अब इतने पूरा हमारा देश इतना बड़ा देश है, तो कंपनीज एक्ट को एडमिनिस्टर करने के लिए एमसीए ने क्या कर दिया? इंडिया को 7 रीजन्स में डिवाइड कर दिया। इंडिया को इन्होंने कितने रीजन्स में डिवाइड कर दिया? 7 रीजन्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब इतना बड़ा देश है, एकदम से अब मिनिस्ट्री है, अब एडमिनिस्टर कैसे करेगी? पूरे इतना बड़े देश को कैसे एडमिनिस्टर करो? तो उन्होंने एरिया वाइज डिसाइड करके पूरे के पूरे देश को 7 रीजन्स में डिवाइड कर दिया। मैडम कौन से 7 रीजन्स हो गए? ये सुनना मेरे से। एक हो गया आपका नॉर्थ, एक हो गया आपका साउथ, एक हो गया आपका ईस्ट, एक हो गया आपका वेस्ट, एक हो गया आपका नॉर्थ ईस्ट, एक हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट,
एक हो गया साउथ ईस्ट। तो इस तरीके से 7 रीजन्स में भारत को डिवाइड कर दिया, ठीक है, ओके। अब हर रीजन का एक हेड है, जैसे नॉर्थ रीजन का एक हेड है जिसे हम क्या कहते हैं, आरडी। साउथ रीजन का भी एक हेड है जिसे हम कहते हैं आरडी। तो मतलब रीजन के हेड, आरडी मतलब क्या होता है बेटा, ये वर्ड्स आगे आएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। आरडी मतलब कौन, आरडी मतलब रीजनल डायरेक्टर, हर एक रीजन के डायरेक्टर। जैसे एमसीए ने देश को 7 रीजन में डिवाइड कर दिया है, हर रीजन का एक हेड है जिसे हम क्या कहते हैं, आरडी। तो मुझे एक बात बताओ, भारत में कितने आरडीज हुए, भारत में कितने आरडी हुए बताओ। हर एमसीए ने पूरे के पूरे देश को 7 रीजन्स में एरिया वाइज डिसाइड कर दिया, जैसे उन्हें ठीक लगा उन्होंने 7 रीजन्स में एडमिनिस्ट्रेशन पर्पसेस के लिए डिवाइड कर दिया, हर एक रीजन का एक हेड बना दिया जिसे हम क्या कहते हैं, आरडी। तो देश में कितने आरडीज हैं, हर रीजन को हेड करने वाला एक डायरेक्टर, तो 7 आरडीज हो गए देश में, यस। तो कहते हैं भारत में कितने आरडीज है बेटा, भारत में 7 आरडीज है। और मैडम इन आरडीज के नीचे क्या होता है, मतलब हर रीजन के ऑफिसर को, मतलब अगर मैं तुमको बोलूं एवरी रीजन हैज एन ऑफिसर, हर रीजन को हेड करने वाला एक ऑफिसर है जिसे क्या कहते हैं, रीजनल डायरेक्टर, आरडी। अब मैडम आरडीज के नीचे कौन आता है बेटा, आरडीज के नीचे आते हैं आरओसीज एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर्स। मैडम आरओसी मतलब, पूरा लिखती हूं मैं, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। नाम सुना है क्या तुम लोग ने, आरओसी नाम सुना है, बताओ। फाउंडेशन वालों ने सुना होगा, ऑफिशियल लिक्विडेटर भी सुना होगा, सुना है। तो बेटा ये आरओसी का काम क्या होता है, देखो आरओसी मदद करते हैं कंपनी को फॉर्म करने में। अगर कोई देश में कंपनी बनाना चाहता है तो आरडी के नीचे क्या हो गए बेटा, ये हो गए ओएल। आरडी के नीचे क्या हो गए बेटा, आरओसीज। आरओसीज क्या करते हैं, डील्स विद इनकॉर्पोरेशन। अगर कोई कंपनी बनाना चाहता है, डील्स विद इनकॉर्पोरेशन मतलब अगर कोई मान लो कंपनी वगैरह बनाना चाहता है तो कौन बनाने में मदद करेगा, आरओसी। अगर आपको समय समय पे मान लो एनुअल रिटर्न्स, आप आगे पढ़ेंगे, हर कंपनी को समय समय पे हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिटर्न, ये सब फाइल करने होते हैं। सारी फाइलिंग्स कंपनी को किसके पास करनी पड़ती है, आरओसी के पास करनी पड़ती है। आरओसी के पास आप सारे हर साल जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हर साल एनुअल रिटर्न्स, ये सब किसके पास फाइल करते हो, आरओसी। और कंपनी बनाने में भी आपकी मदद कौन करता है, आरओसी। ऑफिशियल लिक्विडेटर किसमें मदद करते हैं बेटा, टू शट डाउन अ कंपनी। अगर आपको एक कंपनी बंद करनी है, शट डाउन द कंपनी, तो ऑफिशियल लिक्विडेटर आपकी मदद करते हैं कंपनी को बंद करने में, तो बनाने में, और हर साल फाइलिंग में आरओसी के पास आप फाइलिंग करते हो। और ऑफिशियल लिक्विडेटर काम करते हैं लिक्विडेशन में या कंपनी को बंद करने में, शटिंग डाउन। जब आपको कंपनी को बंद करना है या लिक्विडेट करनी है तो आप ऑफिशियल लिक्विडेटर की मदद लेते हो। तो सारे बच्चों को वाइंड यहाँ पे लिक्विडेशन के दौरान या शटिंग डाउन ऑफ कंपनी के दौरान, तो सारे बच्चे मेरे को एक बात बताओ, आपको अब इसमें फर्क समझ में आया। देखो ये आज मैं बेसिक क्लास में तुम्हें बता रही हूँ आरडी आरओसी में क्या फर्क है। कई बार है ना बच्चे लॉ पढ़ लेते हैं और यही समझ में नहीं आता आरडी और आरओसी में फर्क क्या है। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए, एमसीए ने देश को 7 रीजन में एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज के लिए डिवाइड किया। हर रीजन के हेड को कहेंगे आरडी, आरडी के नीचे होगा, मैम टर्कवॉन्ड वाज आल्सो अ लिक्विडेटर। हाँ प्रांजल वेरी गुड बेटा, यस टर्कवॉन्ड वाज अ लिक्विडेटर, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो बेटा तो एवरी रीजन के हेड को बोलते हैं आरडी, और आरडी के नीचे होता है आरओसी एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर। लिक्विडेटर बंद करने में, लिक्विडेशन में मदद करते हैं, और आरओसी कंपनी को बनाने में। हर साल आप किसके पास डॉक्यूमेंट फाइल करोगे, आरओसी के पास करोगे। तो ये बेसिक चीज थी जो मैंने आपको बताई, ठीक है, ओके मैडम, समझा। सारे बच्चे मेरे को बता दोगे बेटा, समझा, झेपा तुम लोग को, बता दो एवरीबॉडी, झेप गया ना, एकदम बेसिक बेसिक। अभी तो मैं तुम्हें वर्ड्स के मतलब बता रही हूँ, बेसिक वर्ड्स के मतलब बता रही हूँ, ठीक है, चलो। ओके अब बेटा एक बात बताओ,
जैसे एक कंपनी है, मान लो XYZ कंपनी, ठीक है, XYZ एक कंपनी है। मुझे एक बात बताओ, कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं? कंपनी के ओनर्स कौन हुए? बताओ, तुम लोग बताओ, कंपनी के ओनर्स कौन? तुम्हारे हिसाब से, जो तुम्हारे पास ज्ञान है उस हिसाब से तुम लोग आंसर करो। एक कंपनी के ओनर्स कौन होंगे? कंपनी के शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स, जिनके पास कंपनी के शेयर्स हैं, जो शेयर होल्डर हैं वही ओनर्स हो गए कंपनी के। तो मैडम, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं ये बताओ? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिर कौन हो गए बेटा? शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। और मैडम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या होता है? कंपनी को रन करने का, कंपनी को चलाने का, कंपनी को मैनेज करने का। तो बेटा, ओनर्स कौन हो गए कंपनी के? शेयर होल्डर्स हो गए। और शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम होता है कंपनी को चलाना, रन करना, मैनेज करने का काम होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। राइट, ओके। मैडम, ये चलाने वालाने के लिए तो मीटिंग्स करनी पड़ती होगी। आज आपको पहली ही क्लास में मैं ये ज्ञान दे रही हूं, सारे बच्चे ध्यान से सुनना बेटा। अब देखो मैडम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर कंपनी चलानी है तो मीटिंग्स करनी पड़ेगी, डिसाइड करना पड़ेगा। शेयर होल्डर्स भी मीटिंग्स करते हैं, है ना? तो बेटा, एक कंपनी के अंदर सारे बच्चे, एक कंपनी के अंदर दो तरह की मीटिंग्स होती है, ठीक है? एक मीटिंग हो गई बोर्ड मीटिंग, ओके, ये हो गई बोर्ड मीटिंग। और दूसरी मीटिंग्स हो गई आपकी जनरल मीटिंग, ओके, ठीक है, जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग एंड जनरल मीटिंग। मैडम, बोर्ड मीटिंग मतलब क्या होती है? जहां पे बेटा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आकर मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और डिसीजन वगैरह लेते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो मीटिंग्स होती है उन्हें कहते हैं बोर्ड मीटिंग। कि मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम है कंपनी को रन करने का, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं? बोर्ड मीटिंग करते हैं। अब इस बोर्ड मीटिंग में आप बैठ के क्या लेते हो? डिसीजंस लेते हो, है ना? बोर्ड को कैसे काम करना है, कंपनी को कैसे रन करना है, तो ये बोर्ड मीटिंग करते हैं और डिसीजंस लेते हैं और क्या करते हैं? कंपनी को रन करने के फैसले वगैरह लेते हैं। तो मैडम, ये जो जनरल मीटिंग होती है, फिर ये क्या हो गई? व्हाट डू यू मीन बाय जनरल मीटिंग? बेटा, जनरल मीटिंग मतलब मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स। बहुत सारे डिसीजंस लेने के लिए, कंपनी में बहुत सारे डिसीजंस लेने के लिए आपको शेयर होल्डर को भी इन्वॉल्व करना पड़ता है। बहुत सारे डिसीजंस लेने के लिए आपको कंपनी में किसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा? आपको डिसीजन मेकिंग में शेयर होल्डर को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो जनरल मीटिंग मतलब जिन मीटिंग्स में शेयर होल्डर भी पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, और मैडम, जनरल मीटिंग कितने तरह की हो गई? एक हो गई बेटा एजीएम, एक हो गई आपकी एजीएम, एक हो गई आपकी ईजीएम। मैडम, एजीएम मतलब साल में एक बार, एनुअल जनरल मीटिंग, साल में एक बार होने वाली, साल खत्म होने के बाद एक बार होती है ये। अच्छा, मेरे को एक बात बताना सारे बच्चे, मैडम एजीएम तो साल में एक ही बार होती है, यस। अब साल भर में आपको बहुत सारे ऐसे डिसीजन लेने हैं जिनमें शेयर होल्डर का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, तो क्या आप वेट करोगे क्या? साल खत्म होने के बाद एजीएम होएगा ना, फिर सारे एजीएम में ना शेयर होल्डर आएंगे, तब हम बात पूछेंगे, ऐसा हो सकता है? मुझे एक बात बताओ, एजीएम में, एजीएम तो मैडम साल में एक बार होती है, वो भी साल खत्म होने के बाद एजीएम होती है, जिसमें साल भर में आपने क्या किया, कैसे काम किए, क्या प्रॉफिट कमाए, वो आप शेयर होल्डर को बताते हो एजीएम में। मैडम, साल भर में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं कंपनी को जिसमें शेयर होल्डर का इन्वॉल्वमेंट चाहिए, तो क्या आप वेट करोगे साल खत्म होने के बाद एजीएम होगा ना, तब शेयर होल्डर से पूछ लेंगे? साल खत्म होने के, अरे साल भर में जो तुम्हें डिसीजन लेने हैं, क्या उसका तुम वेट करोगे कि साल खत्म होने के बाद एजीएम होगा फिर डिसीजन ले लेंगे, फिर शेयर होल्डर लोग से पूछ लेंगे? ऐसा हो सकता है क्या? तुम मुझे बताओ, ये पॉसिबल है कि तुम्हें साल भर में जो डिसीजन लेने हैं शेयर होल्डर की मदद से, अब तुम वेट कर रहे हो कि साल खत्म होगा फिर हमारा एजीएम होगा, फिर उस एजीएम में क्या है ना, हम डिसीजन ले लेंगे, उस समय शेयर होल्डर आएंगे? ऐसा नहीं होता। साल भर में तुम्हें इतने डिसीजन लेने हैं, तो उसके लिए तुम ईजीएम्स होल्ड करते हो। मैडम, ईजीएम मतलब क्या होता है?
बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग मतलब ये कितनी बार भी कर सकते हो साल में? यस, एनी नंबर ऑफ टाइम्स। साल भर में कितनी भी बार आप ईजीएम होल्ड कर सकते हो, कितनी भी बार कर सकते हो। शेयर होल्डर को बुला सकते हो और उनसे डिसीजन में पार्टिसिपेशन लेवा सकते हो। मतलब मैडम कोई लिमिट नहीं होती, कितनी ईजीएम कंडक्ट करनी है कितनी भी हो सकती है। यस, तो आपको साल भर में जो डिसीजंस लेने हैं जिसमें शेयर होल्डर की भी सहमति चाहिए आपको, तो आप साल भर में कितनी भी बार ईजीएम्स कर सकते हो, शेयर होल्डर्स को बुला सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी को एक नया ब्रांच खोलना है, या मान लो आप कंपनी को बंद करना चाहते हो। लेट्स से आप किसको अपॉइंट करना है, मान लो डायरेक्टर की जगह पे, मान लो कोई भी डिसीजन दे, तो एग्जांपल दे रही हूँ, कोई भी डिसीजन लेने हैं, क्या कंपनी को नए शेयर्स इशू करने हैं, क्या कोई भी ऐसे डिसीजन लेने हैं, तो अब मैडम इसके लिए तो मीटिंग करनी पड़ेगी, शेयर होल्डर का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो आप क्या बुलाओगे? ईजीएम। और साल खत्म होने के बाद आप क्या बुलाते हो? एजीएम, जहां आप शेयर होल्डर को बताते हो कि साल भर में कंपनी ने ये काम किया, इतना प्रॉफिट कमाया, कंपनी ऐसे कर रही है, ढिमकाना कर रही है, फलाना कर रही है, ये आप एजीएम में बताते हो। ठीक है, सारे बच्चों को समझा? तो हर कंपनी में दो तरह की मीटिंग्स हो गई, जनरल मीटिंग जहां शेयर होल्डर इन्वॉल्व होते हैं, बोर्ड मीटिंग जहां बोर्ड के लोग आके बैठ के काम करते हैं। सारे बच्चों को समझा? तो ये क्या है बेटा? बेसिक्स, कि एक कंपनी को चलाने के लिए मीटिंग तो करनी ही पड़ेगी। तो शेयर होल्डर की मीटिंग को कहते हैं जनरल मीटिंग, और बोर्ड के लोग जो आकर बोर्ड मीटिंग करते हैं वो हो गए बोर्ड की मीटिंग को बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। तो दो तरह की मीटिंग हो गई। ओके, चलिए, यो वेरी वेरी नाइस। चलिए जी, यस मैडम। अच्छा, सारे बच्चे, सबको समझ में आ रहा है? चलो सारे बच्चे मुझे जवाब देंगे बेटा। क्या ऐसा तो डर वर तो नहीं लग रहा ना मैडम? यार पहली क्लास में मेरे को ऐसा डर लगने लगा है। बहुत सिंपल है बेटा, अभी तो बेसिक कर रहे हैं। काय का डर लग रहा है तेरे को? डर नहीं लगना चाहिए है, एकदम बेसिक्स है। आ जाओ। ये लिखना है? नहीं, ये लिखना नहीं है, ये आपके नोट्स में आगे लिखा हुआ है सब कुछ। ये तो भी मैं बेसिक बता रही हूँ। क्या मैडम, जैसे आपने इंस्टा लाइव में बताया था कि आपके काफी कंपनीज के 10-20 शेयर हैं, तो आपको तो बहुत परेशानी होती होगी एजीएम अटेंड करने में। बेटा क्या, एक बात बताओ, मेरे पास अगर कंपनीज के 10-20 शेयर होंगे, तो मैं अगर जाकर वोट भी दे दूंगी तो कोई मायने रखेगा क्या? बता, 10-20 शेयर से क्या मायने रखता है? कोई मायने रखता है क्या? नहीं। ये तो हो आपके पास 1000, 2000, 10,000 शेयर है कंपनी के, तब वोट डालोगे तो कोई पावर, कोई मायने रखेगा भी? मतलब 10 शेयर में कोई मायने रखता है? नहीं मैडम, नहीं मायने रखता है, तो ना ही दो, इससे अच्छा। पर मैडम बूंद बूंद से तो घड़ा भरता है, वो बात भी सही है, पर ठीक है। अच्छा, जब मेरा किसी कंपनी में ज्यादा स्टेक हो, जब मेरा किसी कंपनी में बहुत ज्यादा स्टेक हो, जैसे मेरे पास किसी कंपनी के मान लो 50,000 शेयर हैं, तो मैं जाकर वोट करूं, एजीएम में पार्टिसिपेट करूं, ईजीएम में पार्टिसिपेट करूं, तो बात है। 10 शेयर में पार्टिसिपेट करके करोगे क्या तुम? बताओ, है कर सकते हो? नहीं। अच्छा, ये बात तो आपने सही कही मैडम। चलो आ जाओ जी बेटा जी, आगे बढ़ते हैं। ओके, एक और मैं आपको साथ साथ में बात बताने वाली हूं मैडम। क्या? अच्छा, तुम लोगों ने कभी भी किसी कंपनी के शेयर को खरीदा है क्या? हाँ या ना में जवाब दो। तुम में से कोई भी बच्चा जिसने एक आध शेयर कभी खरीदे हो कंपनीज के, बताओ, खरीदे हैं किसी ने कभी भी? अरे एमवी सर के पास, आज तुम ना एक काम करना, गूगल करना। क्या क्या गूगल करोगे तुम ना मेरे साथ गूगल करना एमआरएफ का शेयर प्राइस। चलो गूगल करो तुम लोग, एमआरएफ का शेयर प्राइस क्या है, बताओ मेरे को चैट सेक्शन में। एमआरएफ का क्या शेयर प्राइस है, बताओ। एमआरएफ का शेयर प्राइस देख के बताओ मुझे। चलो आप एक काम करो, एमआरएफ जो कंपनी है उसका शेयर प्राइस बताओ, एक शेयर का क्या प्राइस है बताओ।
आज तुमको एक राज की बात बता रही हूं मैं, बहुत राज की बात है। तुम इस क्लास से बाहर जाके किसी को बताना मत, बस तुमको बता रही हूं मैं ये बात। एमआरएफ एक कंपनी है बेटा, है ना, जिसका शेयर प्राइस कितना है चलो देखकर बताओगे सारे बच्चे, गूगल करके बताओ मेरे को आज की डेट पे, आज की डेट पे। चलो, सक्षम कह रहा है मैडम इतना है, तो इट इज 1,35,635 रुपीज। मैडम वन शेयर, एक शेयर का प्राइस है मैडम, बहुत महंगा है ये। हाँ, अब तुम्हें मैं एक सीक्रेट बात बताती हूँ। तुमको पता है तुम्हारे जो अकाउंट्स के टीचर है मिस्टर तेजस सूचक, बहुत बड़े शेयर के क्या है, ट्रेडर है। तुम्हें पता है उनके पास एमआरएफ के कितने शेयर है? एमआरएफ के कितने शेयर है तेजस सर के पास? बताना मत तुम जाके, किसी को सीक्रेट बता रही हूं मैं तुम लोगों को। उनके पास एमआरएफ के अराउंड 500 शेयर्स हैं, 500 शेयर्स ऑफ एमआरएफ। अब कल तुम पूछना उनसे क्लास में, मैडम कह रही थी कि आपके पास 500 शेयर्स हैं, बोलेंगे नहीं 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 हम्बल बनेंगे। मैं बता रही हूं मैंने उनका पोर्टफोलियो देखा है, 500 शेयर्स एमआरएफ के। अब मेरे को एक बात बताओ, अब सर ऐसा वोट करेंगे तो एकदम ऐसे चौड़ में जाएंगे क्या वोट करने के लिए? ऐसा एजीएम में कैसे बैठेंगे सर? एजीएम में ऐसे बैठेंगे, हाँ बताओ कंपनी के फाइनेंशियल्स दिखाओ। क्यों? क्योंकि बहुत सारे शेयर्स हैं एमआरएफ के उनके पास। तो क्या है कि ऐसे जिनके पास ज्यादा शेयर्स होते हैं ना, वो ऐसे चौड़ में बैठते हैं, बताओ दिखाओ मुझे एजीएम में दिखाओ कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया मैं देखना चाहता हूँ। तो बेसिकली जिनके पास ज्यादा शेयर्स होते हैं वो एकदम ऐसे जिसे कहते हैं ठाठ में बैठते हैं, है ना। OMG, ओ हाँ, तुम सर से बोलना, ठीक है? ओके, चलो ओके। अब मेरे को एक बात बताओ सारे बच्चे, मैडम मीटिंग्स में क्या लेते हैं? मीटिंग्स में बेटा अचार थोड़ी डालते हैं, मीटिंग्स में बैठ के लोग बतियाते हैं। अगर मान लो बोर्ड मेंबर आके मीटिंग, लेट्स से जनरल मीटिंग हुई, मीटिंग में बैठ के आप क्या करते हो? डिस्कशन करते हो और क्या लेते हो? डिसीजंस लेते हो। डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं? डिसीजंस लिए जाते हैं बाय पासिंग रेजोल्यूशन। देखो सारे बच्चे सुनना, मैडम डिसीजन कैसे लिए जाते हैं? बेटा डिसीजन लिए जाते हैं रेजोल्यूशन पास करके। और मैडम लगभग 7 करोड़ के, हाँ 7 करोड़ के। सुन लो मैं क्या बताऊं तुम्हें, ये तो एक शेयर की कहानी है, ऐसे बहुत है उनके पास, 100-200 शेयर होंगे उनके पास, ऐसे ही पोर्टफोलियो की दूसरी कंपनीज के होगा उनका पोर्टफोलियो अराउंड 20 से 21 करोड़ का, सिर्फ शेयर्स में। ये तो सिर्फ शेयर की बात कर रही हूँ, मोटे खिलाड़ी हैं, आओ इधर। तो बेटा मुझे बताओ, चाहे ये जो मीटिंग हो गई तुम्हारी, ये जनरल मीटिंग हो गई, ये बोर्ड मीटिंग हो गई, इन मीटिंग्स में क्या लिए जाते हैं? डिसीजंस लिए जाते हैं। और मैडम डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं? रेजोल्यूशन पास करके डिसीजन लिए जाते हैं। अच्छा हाँ, 2 तरह के रेजोल्यूशन होते हैं, 2 तरह के रेजोल्यूशन। मैडम क्या? बेटा एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, सुना है क्या तुम लोग ने इसके बारे में? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। और एक होता है स्पेशल रेजोल्यूशन, तुमने सुना है क्या? सारे बच्चे चलो मेरे को बताओ, तुम लोगों ने ऑर्डिनरी या स्पेशल रेजोल्यूशन नाम भी सुना है क्या पहले? मैम आधे से ज्यादा लोग तो अच्छा आ जाओ इधर, आप सबने सुना है। अब मीटिंग्स में क्या लिए जाएंगे? डिसीजन। अब एजीएम होगा, ईजीएम होगा, बोर्ड मीटिंग होगी, क्या लिया जाएगा? डिसीजन लिया जाएगा। तुमने ऊपर मीटिंग देखी, 2 तरह की मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग होती है, बोर्ड मीटिंग होती है ना। जनरल मीटिंग में 2 तरह की मीटिंग होती है, एजीएम ईजीएम। मैडम इन मीटिंग्स में क्या लिया जाता है? बेटा मीटिंग में लिया जाता है, मीटिंग कैसे, मीटिंग में डिसीजन कैसे लिए जाते हैं? रेजोल्यूशन पास करके लिए जाते हैं। 2 तरह के रेजोल्यूशन होते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। अच्छा मैडम दोनों में फर्क क्या है? देखो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी मतलब जिन लोगों ने फेवर में वोट्स दिए हैं, जिन लोगों ने फेवर में वोट्स दिए हैं वो ज्यादा है, मोर है देन अगेंस्ट। जैसे मान लो अगर 10 लोग हैं, 10 लोगों में 6 लोगों ने फेवर में वोट दे दिया, 6 लोगों ने हाँ में वोट दे दिया,
फेवर में वोट दे दिया, तो मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया। मतलब सिंपल मेजोरिटी, जो लोग हाँ में वोट दे रहे हैं वो ज्यादा है देन जो ना में दे रहे हैं। तो 10 में से 6 लोगों ने सहमति दे दी, तो क्या पास हो गया? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया। और मैडम स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है? स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब वोट्स इन फेवर। वोट्स इन फेवर जो है मतलब 75% ऑफ टोटल वोट्स फेवर में है। मतलब अगर 100 लोग बैठे हैं तो 75 लोग अगर हाँ में वोट करेंगे तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। मतलब कितने वोट्स फेवर में आने पड़े? 75% लोग सहमति में वोट करने पड़े। दैट इज 100 में से 75 लोग बोलने पड़े कि हाँ हम सहमत हैं, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब जिन्होंने हाँ में बोला वो ज्यादा है, बस सिंपल मेजोरिटी। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब जो लोग फेवर में वोट कर रहे हैं वो 75% ऑफ टोटल वोट्स, जितने भी टोटल वोट्स है, लेट्स से टोटल वोट्स है 100 वोट्स, तो उसमें से 75 लोग क्या बोल रहे हैं कि हम फेवर में वोट दे रहे हैं, सहमति देते हैं, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। अच्छा, तो मैडम अब आपको मैं आप है ना कंपनीज एक्ट में आगे पढ़ोगे क्या? कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जिनको लेने के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होता है, कुछ ऐसे डिसीजंस होते हैं जिनको लेने के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास किया जाएगा। मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब लोग जितने भी हैं उनमें से जो अगर ज्यादा लोग फेवर में वोट दे रहे हैं तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब 75% लोग अग्री करने पड़े, 75% लोग फेवर में वोट करने पड़े, तो क्या हो जाता है बेटा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। तो बेटा लॉ में हर जगह लिखा हुआ है, मैडम कंपनीज एक्ट में हर जगह लिखा हुआ है क्या कौन सी चीज कैसे पास की जाएगी? हर जगह लिखा हुआ है क्या? हाँ, हर चीज कैसे पास करनी है। ये डिसीजन के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है, ये डिसीजन के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। तो तुमको समझ जाना चाहिए ऑर्डिनरी और स्पेशल रेजोल्यूशन में फर्क क्या है। ठीक है, चलो चलिए एवरीबडी ठीक है मैम, एक हमने अनअनोनिमस वोट भी तो पढ़ा था। कुछ ऐसी चीजें आई आगे, आपको बताऊंगी। आप रुको, ठंड रखो सारे बच्चे, कलेजे में क्या रखेंगे? ठंड रखेंगे। ठीक है, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन एंड स्पेशल रेजोल्यूशन आपने पढ़ा है। ऐसा नहीं होता कि 100% लोग अग्री करेंगे तो ही होगा, कुछ चीजों में होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है आप आगे जाके पढ़ोगे जिसमें कुछ चीजें ऐसी होती है कि सारे परसेंट 100% मेंबर्स अगर प्रेजेंट हो, 100% अगर मेंबर्स अग्री करते हैं तो ही ऐसी कुछ चीजें होती है। वो आगे जाके पढ़ोगे, अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम सिर्फ ये दो डिसीजंस के बारे में बात करेंगे, दैट इज ऑर्डिनरी एंड स्पेशल रेजोल्यूशन। चलो सारे बच्चे मेरे को बताओ, पेट में कहीं दर्द हुआ बेटा? हाजमे की गोली चाहिए तुम्हें? चलो बता दो। आपको पता नहीं है, मैं साइड बाय साइड डॉक्टर भी हूँ, हाजमे की गोली भी दे देती हूँ। अगर कॉन्सेप्ट से पेट में दर्द हो जाए तो मुझे बता देना, या सर में दर्द हो जाए तो भी बता देना। ठीक है, चलो एवरीबडी अंडरस्टूड? यस मैडम, चलो वेरी वेरी नाइस। दे दो। अरे किस चीज के लिए चाहिए अंकित? है कॉन्सेप्ट अगर डाइजेस्ट नहीं हुआ हो तब गोली मिलेगी हाजमे की, है ऐसे नहीं मिल जाती है। चलो अभी 2 मिनट का ब्रेक है, चलो 5 मिनट का ब्रेक है। आई विल बी बैक इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स ब्रेक टाइम है, ब्रेक में हंसी खुशी खेलो। मैं ब्रेक टाइम देती हूँ आपको। आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स। फिर हम ब्रेक में आपसे और आपके क्या सवाल है वो पूछेंगे। तो मैं 2 मिनट में आई विल बी बैक, उसके बाद हम कुछ डिस्कशंस करेंगे, फिर आगे पढ़ाई को चालू करेंगे। ठीक है, तो 5 मिनट का ब्रेक टाइम, आई विल बी बैक इन 2 मिनट्स। ओके, चलो बाय बाय।
चलो जी, फाइनली वी आर बैक। ऑलराइट, चलिए आ जाइएगा एवरीबडी, एवरीबॉडी, आई एम बैक। ओके ओके ओके, चलो आइएगा, चलो। तो आपने क्या पढ़ा मेरे साथ? बहुत ही बेसिक चीजें हम पढ़ रहे हैं। कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं? उनके शेयर होल्डर्स होते हैं, राइट। तो मेरे को एक बात बताओ, जो हमारी बड़ी सी एक कंपनी है टाटा मोटर्स, सबने नाम सुना है? टाटा मोटर्स के मेजर शेयर्स किसके पास हैं? मिस्टर रतन टाटा सर, है ना, मेजर स्टॉक होल्डर। वैसे ही रिलायंस के किसके पास है? अंबानी के पास है। तो ये कौन हो गए? ये हो गए ओनर्स, द मेजर स्टॉक होल्डर्स, राइट। ये क्या हो गए बेटा? शेयर होल्डर्स हो गए, राइट। कंपनी को चलाने के लिए कौन चाहिए होती है? बोर्ड चाहिए होती है, जिसे कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब कंपनी में कितने तरह की मीटिंग्स होती है ये तुमने देखा। फिर मीटिंग्स में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो कैसे लिए जाते हैं वो भी तुम लोग ने देख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे और अपने चैप्टर की तरफ चलेंगे, दैट इज प्रिलिमिनरी। ठीक है, हमारा कंपनीज एक्ट का पहला नया नवेला चैप्टर, दैट इज प्रिलिमिनरी। मैम क्लास कब तक चलेगी? मैम बेटा क्लास आपकी 2 आवर्स की है। अब आप इंटर में आ चुके हो तो क्लास आपकी 2 घंटे की रहेगी, ठीक है। 2 आवर्स का क्लास आपका रहेगा। तो सारे बच्चे दिल थाम के बैठ जाइए, अभी टाइम है। आपकी क्लास 11:30 बजे चालू हुई है, तो आपकी 1:30 तक आपकी ये जो क्लास है वो चलेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करें आगे का मुद्दा। पहली क्लास में ब्रेक, पहली क्लास है ना इसलिए दे दिया। प्रांजल कह रहा मैडम आप तो ब्रेक देने में कंजूस हो, फिर ब्रेक कैसे दे दिया? पहली क्लास है तो थोड़ा तरस खा लिया मैंने, वैसे दूंगी क्लास में ब्रेक। हाँ टेंशन मत लो मैडम, तुम क्लास में ब्रेक ही नहीं दोगी तो ऐसे थोड़ी 2-2 घंटा तक हम ऐसे थोड़ी पढ़ते रहेंगे। बेटा ब्रेक मिलेगा, टेंशन नको ले रहे, ऐसा 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 टेंशन नहीं लेने का होता है। अच्छा चलिए, अब मेरे साथ है ना, पहले मैं आप लोगों को स्टार्ट करवाती हूँ किसके बारे में बातचीत। हम स्टार्ट करेंगे बेटा प्रिलिमिनरी, जो आपका चैप्टर नंबर 1 है। अभी आपने बेसिक बेसिक सब देख लिया, अब सारे बच्चे सुनेंगे प्रिलिमिनरी क्या है। बेटा प्रिलिमिनरी में बहुत सारे डेफिनेशंस आप पढ़ेंगे। प्रिलिमिनरी में आप क्या पढ़ने वाले हैं? बहुत सारे डेफिनेशंस। मतलब कंपनीज एक्ट के अंदर बहुत सारे, जैसे कंपनीज एक्ट सुनना, कंपनीज एक्ट के अंदर बेटा 29 चैप्टर्स हैं, ठीक है, 29 चैप्टर्स। अब इन 29 चैप्टर्स में जो पहला चैप्टर है वो है प्रिलिमिनरी। फर्स्ट चैप्टर इज प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी में बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। कौन से वर्ड्स के डेफिनेशन है? जो वर्ड्स पूरे के पूरे रेस्ट ऑफ द 28 चैप्टर्स में जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं, उन वर्ड्स को पहले ही चैप्टर में प्रिलिमिनरी में डिफाइन किया गया है। क्योंकि देखो अभी कंपनीज एक्ट में वर्ड यूज होगा लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वर्ड यूज होगा प्रोस्पेक्टस। इन सब का मतलब आपको कैसे पता चलेगा? एक बात बताओ, लॉ मेकर्स ने ना बहुत अच्छे से ड्राफ्ट किया है लॉ को, और उन्होंने क्या किया, पहले चैप्टर में, प्रिलिमिनरी के चैप्टर में डेफिनेशंस डाल दी, ताकि आप जब आगे वाले चैप्टर्स पढ़ोगे तो ये जो वर्ड्स आगे वाले चैप्टर में यूज होंगे, जैसे लिस्टेड कंपनी, एसोसिएट कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, प्रोस्पेक्टस, ईसॉप्स, ये जो वर्ड्स आगे यूज होंगे इनका मतलब आपको पहले ही चैप्टर में बता दिया, जो चैप्टर है आपका प्रिलिमिनरी का चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर क्या है? बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। तो ये डेफिनेशंस आप पहले चैप्टर में पढ़ोगे, ताकि आगे आने वाले चैप्टर्स में आपके लिए ये वर्ड्स का मतलब इजी हो जाए, पढ़ने में आपको मजा आए, ठीक है। ओके, अब मैडम कुछ ऐसी डेफिनेशंस है जो मीन्स से स्टार्ट होगी। पहले ही मैं आपको बताती हूँ बेटा, कुछ ऐसी डेफिनेशंस आप पढ़ोगे जो मीन्स से स्टार्ट होगी, कुछ ऐसी डेफिनेशन होगी जो इंक्लूड्स से स्टार्ट होगी। तो मैडम मीन्स से स्टार्ट होगी मतलब वो हो गई एग्जॉस्टिव डिस्क्रिप्शन। एग्जॉस्टिव मतलब रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन हो गई, मतलब जितना लिखा है सिर्फ उतना ही उसका मतलब है। पर अगर कोई डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है बेटा इंक्लूड्स से, तो मतलब ये क्या हो गई? एक्सटेंसिबल इन नेचर। एक्सटेंसिबल मतलब जितना लिखा है उतना तो है ही,
उसके अलावा और भी चीजें इसमें इंक्लूड हो सकती है। तो आप देखेंगे, जैसे मैं आपको एक दिखाती हूँ, लेट्स से अपना ये चैप्टर नंबर 1 है, अपने जाते हैं प्रिलिमिनरी चैप्टर में, और आप देखना ये बहुत सारे डेफिनेशंस है इसमें, यहाँ पे आप पढ़ेंगे कुछ डेफिनेशंस। तो देखो यहाँ पे स्टार्ट होगा मीन्स, कुछ डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है मीन्स से, एसोसिएट कंपनी मीन्स, ये मीन्स, ये मीन्स, ये मीन्स से स्टार्ट हो रहा है मीन्स। वैसे ही अब आप देखोगे बॉडी कॉर्पोरेट, ये डेफिनेशन स्टार्ट है किससे? इंक्लूड्स से। इट इंक्लूड्स बुक्स एंड पेपर, इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स। तो बेटा कुछ डेफिनेशन तो आपकी स्टार्ट हो रही है मीन्स से, कुछ डेफिनेशन आपकी स्टार्ट हो रही है किससे? वर्ड इंक्लूड्स से। तो मैडम फर्क क्या होता है इसमें? भी कोई एक फर्क होता है क्या? यस बेटा, अगर डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है मीन्स से, मतलब ये रेस्ट्रिक्टिव डेफिनेशन है, जिसे कहते हैं पत्थर की लकीर, जो कह दिया ना बस कह दिया, पत्थर का लकीर, जितना लिखा है सिर्फ उसका मतलब उतना ही है। पर अगर डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है इंक्लूड्स से, इसका मतलब जितना लिखा है उतना तो है ही, उसके अलावा और भी चीज इंक्लूड हो सकती है, और भी मैटर्स इंक्लूड हो सकते हैं, और भी मैटर्स इंक्लूड हो सकते हैं। तो आप ध्यान देंगे जब हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे, तो कुछ ऐसी डेफिनेशंस है जो मीन्स से स्टार्ट होगी, कुछ ऐसी डेफिनेशंस है जो इंक्लूड्स से स्टार्ट होगी। मीन मतलब जो कह दिया ना बस कह दिया, पत्थर की लकीर। इंक्लूड्स मतलब और भी चीजें आ सकती है, हम तो ये एग्जांपल दे रहे हैं, इसके अलावा भी और चीजें इंक्लूड हो सकती है। तो वो हो गया दोनों डेफिनेशंस के बीच का फर्क, मीन्स एंड इंक्लूड्स के बीच का फर्क। ठीक है, ये अब आगे पढ़ेंगे तो आपको समझेगा। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी पहली नई चीज, दैट इज प्रिलिमिनरी का कंपनीज एक्ट का बेटा सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट। मैडम चलो, क्या भाई ने बोला ये मतलब है तो मतलब है, हाँ कंपनीज एक्ट कह रहा है, मैं बोल रहा हूं, ये कह रहा हूं मतलब कह रहा हूं, इसके अलावा 1 इंच ऊपर नहीं 1 इंच नीचे नहीं, दैट इज बीन्स। इंक्लूड्स मतलब, अरे मैं तो एग्जांपल दे रहा था, और भी ऐसी चीजें हो सकती है, वो है इंक्लूड्स। ठीक है, अच्छा अब मैडम सेक्शन 1 सबसे पहला सेक्शन किसके बारे में बात करता है? बेटा सबसे पहले सेक्शन नंबर 1 बात करता है कि कंपनीज एक्ट का शॉर्ट टाइटल क्या है। मुझे बताओ, कंपनीज एक्ट को हम प्यार से किस नाम से बुलाते हैं? शॉर्ट टाइटल क्या है? तुम लोग मुझे सब बताओ, व्हाट इज द शॉर्ट टाइटल ऑफ द कंपनीज एक्ट? मैडम शॉर्ट टाइटल इज दी कंपनीज एक्ट 2013। दिस इज द शॉर्ट टाइटल, है ना? इस नाम से हम पुकारते हैं, शॉर्ट में हम कंपनीज एक्ट को किस नाम से पुकारते हैं? द कंपनीज एक्ट 2013 से पुकारते हैं। एक्सटेंट, मुझे बताओ ये जो कंपनीज एक्ट है ये पूरे के पूरे भारत पे लागू होता है क्या? होल ऑफ इंडिया पे लागू होता है क्या? यस। तो इट्स एक्सटेंट मतलब इट्स एप्लीकेबल ऑन द होल ऑफ इंडिया। अच्छा सारे बच्चे, अब हम बात करेंगे एप्लीकेबिलिटी के बारे में। क्या है मैडम एप्लीकेबिलिटी? अब मेरे को एक बात बताएंगे सारे बच्चे, मैडम कंपनीज एक्ट किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है? मतलब आज की डेट पे जो कंपनीज एक्ट है वो किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है? तो सारे बच्चे ध्यान से सुनना बेटा, कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है उन सारे कंपनीज के ऊपर जो कंपनीज एक्ट 2013 में बनी, या वो कंपनीज जो पुराने वाले कंपनीज एक्ट में बनी। आपको ये पता है अभी आप क्या पढ़ रहे हो? कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ रहे हो। पहले क्या था? कंपनीज एक्ट 1956। पहले क्या था बेटा? कंपनीज एक्ट 1956 था। उसके बाद उसको हटाकर क्या ले आया गया? कंपनीज एक्ट 2013 ले आया गया। तो कहते हैं जो भी कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 में बनी, या जो भी कंपनीज पुराने वाले कंपनीज एक्ट में बनी, उन सब के ऊपर क्या लगेगा? कंपनीज एक्ट लगेगा। और मैडम बैंकिंग कंपनीज, मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे, आज जो भी बैंक्स हैं, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये सब क्या है? बैंकिंग कंपनीज है तो बैंकिंग कंपनी ही ना। बैंक क्या है तो कंपनी ही ना। तो उस पे लगेगा क्या? कंपनीज एक्ट भी लगेगा। HDFC बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये एट द एंड ऑफ द डे है तो कंपनी ही, तो इस पे लगेगा कंपनीज एक्ट। यस। अच्छा अब मुझे बताओ इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी भी है क्या?
एट द एंड ऑफ द डे है तो कंपनी ही, तो मैडम इस पे भी कंपनीज एक्ट लगता है। यस, जो कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस और सप्लाई करते हैं, मैडम इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस सप्लाई करते हैं वो भी तो कंपनीज ही है, तो क्या उनके ऊपर भी कंपनीज एक्ट लगता है? यस, उनके ऊपर भी कंपनीज एक्ट लगता है। अच्छा मुझे बताओ, अगर आगे सरकार जाके कोई, लेट्स से, चलो पहले ये इतना पढ़ो आप, अब मुझे एक बात बताना, मैं तुमसे एक चीज पूछूंगी, बैंकिंग कंपनी पे, इंश्योरेंस कंपनी पे, इलेक्ट्रिसिटी जो कंपनीज प्रोड्यूस एंड सप्लाई करती है, इनके ऊपर अपने स्पेसिफिक एक्ट्स भी लगते हैं। मतलब बैंकिंग कंपनी का अपना अलग से एक्ट है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर अपना स्पेसिफिक एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के ऊपर अपना इलेक्ट्रिसिटी एक्ट स्पेसिफिक एक्ट है। तो मैडम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ये हो गया जो किस पे लगता है? बैंकिंग कंपनी पे लगता है। तो मैडम आप तो ये कह रही हो बैंकिंग कंपनी पे, इंश्योरेंस कंपनी पे, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पे कंपनीज एक्ट लगता है, फिर आप कह रही हो इनके ऊपर स्पेसिफिक एक्ट भी लगते हैं। यस, तो मैडम अगर एक बात बताओ, कॉन्फ्लिक्ट हो गई तो कंपनीज एक्ट कुछ और कह रहा है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कुछ और कह रहा है, ये दोनों एक्ट्स किस पे अप्लाई हो रहे हैं? ये दोनों एक्ट्स बैंकिंग कंपनी पे अप्लाई हो रहे हैं। कंपनीज एक्ट भी लग रहा है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी लग रहा है। मैडम दोनों में कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया, कंपनीज एक्ट कुछ बात कहता है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट कुछ बात कहता है, तो फिर बैंकिंग कंपनी किसकी बात मानेगी? तो कहता है बैंकिंग कंपनी स्पेसिफिक एक्ट की बात मानेगी। जैसे इंश्योरेंस कंपनी पे लगने वाला अपना इंश्योरेंस एक्ट और कंपनीज एक्ट भी लगता है, अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी किसकी बात मानेगी? स्पेसिफिक एक्ट की बात मानेगी। अब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पे इलेक्ट्रिसिटी एक्ट भी लगता है, कंपनीज एक्ट भी लगता है। तो एक बात बताओ, दोनों में अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो कंपनीज, ये जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, ये किसकी बात मानेगी? स्पेसिफिक एक्ट की बात मानेगी, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की बात मानेगी। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आया जो मैंने आप लोगों को बताया कि यार बेसिक चीज है, कंपनीज एक्ट किस किस के ऊपर एप्लीकेबल है? इन पे बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी पे एप्लीकेबल है। अब एक और बात, क्या कहता है, अगर सरकार, गवर्नमेंट अगर किसी स्पेशल एक्ट में कोई कंपनी बनाए तो क्या इसके ऊपर भी कंपनीज एक्ट लगेगा? हाँ, कहता है मान लो सरकार अगर किसी स्पेशल एक्ट में कोई दूसरी कंपनी को बना दे तो कंपनी है तो कंपनीज एक्ट तो लगेगा ही। कहता है अगर सरकार मान लो फ्यूचर में किसी स्पेशल एक्ट में मान लो एक कोई कंपनी बनाए तो उसपे भी कंपनीज एक्ट लगेगा। यस, और कहता है उन सारे बॉडी कॉर्पोरेट्स पे भी कंपनीज एक्ट लगेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कहता है सारे बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर भी क्या लगेगा? कंपनीज एक्ट लगेगा। कंपनीज एक्ट उन सारे बॉडी कॉर्पोरेट्स पे लगेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है इस बॉडी कॉर्पोरेट पे कंपनीज एक्ट लगेगा, तो उस पे लगेगा क्या? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है फलाना बॉडी कॉर्पोरेट पे कंपनीज एक्ट लगेगा, तो उस पे लगेगा क्या? हाँ। तो मैडम ये बॉडी कॉर्पोरेट्स का मतलब क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को हो सकता है बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब ना पता हो। अगर आपने फाउंडेशन मेरे से पढ़ा है तो आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको मैंने बोला था मैं आपको इस अप्रोच से पढ़ाऊंगी कि तुम्हें कुछ नहीं पता। तो सारे बच्चे सुनना, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? बेटा एक बॉडी कॉर्पोरेट मतलब एक ऐसी एंटिटी, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। मैडम बॉडी कॉर्पोरेट मतलब क्या होता है? बॉडी कॉर्पोरेट मतलब बेटा एक ऐसी एंटिटी जिसके पास क्या हो? परपिचुअल सक्सेशन। मतलब अगर एंटिटी के मेंबर्स मर भी गए तो भी एंटिटी चलती रहेगी, उसे कहते हैं परपिचुअल सक्सेशन। मतलब कंपनी के शेयर होल्डर मर भी गए तो भी कंपनी चलती, मतलब तो भी एंटिटी चलती रहेगी। अच्छा, ये क्या हो? एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो, मतलब लॉ आपको सेपरेट देखे, मतलब लॉ आपको मेंबर से अलग देखे। आपके मेंबर्स और एंटिटी अलग अलग मानी जा रही है। जिन लोगों ने एंटिटी को बनाया वो अलग माने जा रहे हैं और मेंबर्स को आप अलग तरह से देख रहे हो, एंटिटी को आप अलग तरह से देख रहे हो। लॉ की नजर में एंटिटी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। अच्छा, अगर आप क्या कर सकते हो? अगर आप कॉमन सील को यूज कर सकते हो, विच इज ऑफिशियल सिग्नेचर यूज कर सकते हो। अगर आप क्या कर सकते हो? अपने नाम पे एसेट्स को होल्ड, अक्वायर या डिस्पोज कर सकते हो, या आप किसी को सू कर सकते हो
या कोई आपको सू कर सकता है। अगर आपके पास ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है तो आप एक बॉडी कॉर्पोरेट हो। तो मतलब बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है बेटा? बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब ये होता है कि हर वो एंटिटी जिसका परपिचुअल सक्सेशन हो, जो एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो, लॉ की नजरों में एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन मानी जाए, कॉमन सील यूज करे, जो अपने नाम पे एसेट्स को होल्ड कर सके, अक्वायर कर सके, डिस्पोज ऑफ कर सके और किसी को सू कर सके और सू हो भी सके, उसको हम कहते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। उन एंटिटीज को हम कहते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। तो सारे बच्चे मुझे बताना, क्या कंपनीज बॉडी कॉर्पोरेट होती है? ऑल कंपनीज आर बॉडी कॉर्पोरेट? बताओ, क्या सारे कंपनीज किसी को सू कर सकते हैं, सू हो सकते हैं? सारे कंपनीज अपने नाम पे एसेट को होल्ड डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं? सारे कंपनीज कॉमन सील यूज कर सकते हैं? सारे कंपनीज के पास परपिचुअल सक्सेशन भी है कि कंपनी के मेंबर मर जाएंगे तो भी कंपनी चलती रहेगी? सारे कंपनीज एक सेपरेट लीगल एंटिटी भी माने जाते हैं, लॉ की नजर में कंपनी अलग मेंबर अलग माने जाते हैं। यस, तो मैडम सारे कंपनीज बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं। मुझे बताओ, बॉडी कॉर्पोरेट्स में और भी लोग आ जाते हैं, जैसे बॉडी कॉर्पोरेट एक बड़ा अम्ब्रेला है बेटा। अब बॉडी कॉर्पोरेट में आपकी कंपनी भी आ गई, आपके एलएलपीज, मुझे बताओ एलएलपी भी बॉडी कॉर्पोरेट है क्या? एलएलपी भी कॉमन सील यूज कर सकती है, एलएलपी भी अपने नाम पे एसेट होल्ड कर सकती है, एलएलपी भी सू हो सकती है, सू कर सकती है। एलएलपी भी एक, एलएलपी के पास भी क्या है? एलएलपी भी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, तो मैडम एलएलपी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट हो गई। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, आरबीआई कोई कंपनी है क्या? नहीं। पर आरबीआई के पास क्या ये सारे फीचर्स हैं कि आरबीआई के मेंबर मर गए तो आरबीआई चलती रहेगी? यस। आरबीआई सेपरेट लीगल एंटिटी है, लॉ की नजरों में आरबीआई एक अलग एंटिटी है। हाँ। आरबीआई के पास कॉमन सील है, आरबीआई अपने नाम पे एसेट होल्ड कर सकती है, डिस्पोज कर सकती है। यस। आरबीआई किसी को सू कर सकती है, सू हो भी सकती है। यस। तो क्या आरबीआई भी एक बॉडी कॉर्पोरेट हुई? हाँ। अच्छा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, चलो ये भी छोड़ो, सेबी, सेबी हमारे स्टॉक मार्केट को कौन रेगुलेट करता है? भारत के स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने वाले सेबी। सेबी कोई कंपनी है क्या बेटा? मुझे एक बात बताओ, सेबी कोई कंपनी है? नहीं, सेबी इज नॉट अ कंपनी। बट क्या सेबी एसेट होल्ड कर सकती है, कॉमन सील यूज कर सकती है? यस। अच्छा, तो मैडम सेबी के पास पावर है किसी को सू करने का? हाँ। सेबी के पास परपिचुअल सक्सेशन है, मतलब लोग मर गए तो भी सेबी चलती रहेगी, मेंबर मर गए तो भी सेबी चलता रहेगा। हाँ, तो मैडम सेबी भी बॉडी कॉर्पोरेट हुआ। यस। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आईसीएआई कंपनी नहीं है, पर मुझे एक बात बताओ, क्या सू कर सकते हैं, सू हो सकते हैं? यस। ओके। क्या एसेट होल्ड कर सकता है आईसीआई? हाँ। कॉमन सील यूज कर सकता है? हाँ। तो मैडम आईसीआई भी बॉडी कॉर्पोरेट हो गया। यस। अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, लेट्स से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या और भी एग्जांपल है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ये सब क्या है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सारे बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं। तो कहता है अब आप मेरे को इस लाइन का मतलब बताओ, सारे बच्चे समझ रहे हैं इस लाइन को? सारे कंपनीज बॉडी कॉर्पोरेट हैं, बट सारे बॉडी कॉर्पोरेट्स जरूरी नहीं है कि कंपनी हो। मेरे को बताओ इस लाइन का मतलब सारे बच्चे समझे हैं क्या? मैंने बहुत गहराई से तुम्हें बताया, बॉडी कॉर्पोरेट एक बड़ा अम्ब्रेला है, जिसके पास में भी ये सारे फीचर्स होंगे वो बॉडी कॉर्पोरेट होगा। तो सारे कंपनीज तो बॉडी कॉर्पोरेट है ही, पर बॉडी कॉर्पोरेट में और भी लोग आ जाते हैं जिनके पास भी वो सारे फीचर्स हैं, वो बॉडी कॉर्पोरेट है। तो कहता है बॉडी कॉर्पोरेट जरूरी नहीं है कंपनीज ही हो, अ बॉडी कॉर्पोरेट कैन बी एनी अदर बॉडी जिसमें ये सारे फीचर्स हो, एनी एंटिटी जिसमें ये सारे फीचर्स हो, वो बॉडी कॉर्पोरेट होगा। तो अब आप मेरे को बताओगे एवरीबडी एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट। चलो अब सारे बच्चे आप मुझे बताओ, आप सारे बच्चे मुझे बताओगे कंपनीज एक्ट किस किस के ऊपर लगता है? वो सारे कंपनीज जो कंपनीज एक्ट 2013 में बने या पुराने वाले कंपनीज एक्ट में बने, सारे बैंकिंग कंपनीज के ऊपर भी मैडम कंपनीज एक्ट लगता है, सारे इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर भी मैडम कंपनीज एक्ट लगता है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के ऊपर भी कंपनीज एक्ट लगता है,
अच्छा, उन सारे बॉडी कॉर्पोरेट्स पे भी कंपनीज एक्ट लगता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे। सेंट्रल गवर्नमेंट बोले कि इस बॉडी कॉर्पोरेट पे कंपनीज एक्ट लगेगा तो उस बॉडी कॉर्पोरेट पे भी कंपनीज एक्ट लगेगा। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूं? एवरीबडी, किसी को कोई दिक्कत बेटा? ज्योति का क्वेश्चन देखो, वेरी इंटरेस्टिंग। ज्योति कह रही है मैडम फॉरेन कंपनी भी बॉडी कॉर्पोरेट हुई? मुझे बताओ, आप लोग मुझे बताओ, फॉरेन कंपनी मतलब कौन सी कंपनी हो गई? फॉरेन कंपनी मतलब जो इंडिया के बाहर बनी, लेकिन इंडिया में आपके पास एक प्लेस ऑफ बिजनेस है, इंडिया में आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो, वो गई फॉरेन कंपनी। मुझे बताओ ज्योति, फॉरेन कंपनी के मेंबर मर जाएंगे तो भी फॉरेन कंपनी चलती रहेगी? हाँ। फॉरेन कंपनी कानून की नजर में एक अलग एंटिटी है? हाँ। फॉरेन कंपनी कॉमन सेल यूज कर सकती है, सिग्नेचर यूज कर सकती है? हाँ। फॉरेन कंपनी अपने नाम पे एसेट को होल्ड, अक्वायर, डिस्पोज ऑफ कर सकती है? हाँ। फॉरेन कंपनी दूसरों को सू कर सकती है, आप फॉरेन कंपनी को सू कर सकते हो? हाँ। तो मैडम फॉरेन कंपनी भी एक बॉडी कॉर्पोरेट हुई? सही बात कह रहे हो, सारे बच्चे कह रहे हो, एवरीबडी समझ रहा है। तुमने खुद ने अब एनालिसिस करना है, ठीक है? मैडम जी आपने हमें, आज मैं आपको बहुत ब्यूटीफुली चीजें समझाऊंगी। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी, देखते हैं कितने बच्चे उस सवाल का आंसर दे पाते हैं। क्या? चलो मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, तुमने ये एप्लीकेबिलिटी देखी कि कंपनीज एक्ट किस किस के ऊपर एप्लीकेबल होता है? अब मुझे एक बात बताओ, फॉरेन कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है? फॉरेन कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है, इंडिया में आपके पास प्लेस ऑफ बिजनेस है और इंडिया में आप बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो, सोच समझ के जवाब देना। आपने अभी पढ़ा कि कंपनीज एक्ट किन किन पर एप्लीकेबल है? जो कंपनीज 2013 के कंपनीज एक्ट में बनी, या पुराने वाले में बनी, या जो बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, ये हो। आप मुझे बताओ, क्या फॉरेन कंपनीज पे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है? बताओ। कहां पे लिखा है फॉरेन कंपनीज पे कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है? क्या फॉरेन कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 में बनी है? मैडम फॉरेन कंपनी तो इंडिया के बाहर बनी है, तो कंपनीज एक्ट 2013 में नहीं बनी, ना ही कंपनीज एक्ट 1956 में बनी। तो फॉरेन कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जो इंडिया के बाहर बनी और इंडिया में आके बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, इंडिया में हो सकता है आपका प्लेस ऑफ बिजनेस हो। तो क्या फॉरेन कंपनी पे कंपनीज एक्ट लगेगा? आंसर इज नो। फॉरेन कंपनी तो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई, तो आपने क्या देखा? कंपनीज एक्ट किस किस पे एप्लीकेबल है? जो कंपनीज इंडिया में बनी हो, इंडिया के कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर या 1956 में बनी हो, उन पे लगेगा बेटा कंपनीज एक्ट। फॉरेन कंपनी तो इंडिया में बनी ही नहीं, कंपनीज एक्ट 2013 में बनी ही नहीं, तो फॉरेन कंपनी पे कैसे लग जाएगा कंपनीज एक्ट? तो मैडम फिर फॉरेन कंपनीज पे क्या लगता है? आगे पढ़ोगे, कलेजे में थोड़ी ठंड रखोगे, ठीक है? चलो एवरीबडी सबको समझ में आ गया? मैडम हाँ लॉजिक की तो बात है मैडम, बट मैम वो बॉडी कॉर्पोरेट है ना, तो क्या अंकित तिवारी अच्छा अंकित कह रहा है मैडम वो बॉडी कॉर्पोरेट हुई ना, तो मुझे बताओ सारे बॉडी कॉर्पोरेट्स पे कंपनीज एक्ट लगता है क्या? अंकित, सारे बॉडी कॉर्पोरेट्स पे कंपनीज एक्ट लगता है? नहीं। जो बॉडी कॉर्पोरेट्स सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड हो, जहां पे केंद्र सरकार आके बोले कि इस बॉडी कॉर्पोरेट पे कंपनीज एक्ट लगेगा, सिर्फ उसी पे लगेगा, सारे बॉडी कॉर्पोरेट्स पे नहीं लगता कंपनीज एक्ट, ठीक है? ओ ये बात कह रही हूं मैडम, हाँ समझा? ओके ओके ओके, धीरे धीरे बहुत सारी चीजें खुलेगी बेटा, ओके? एलएलपी में देखो पटेल का, देखो एलएलपी बेटा फाउंडेशन पढ़ा है कि नहीं पटेल? एलएलपी में पार्टनर की डेथ हो गई, बंद हो जाएगी, तो बॉडी कॉर्पोरेट कैसे हुई? बेटा एलएलपी में परपिचुअल सक्सेशन होता है क्या? पार्टनर्स मर गए तो दूसरे पार्टनर्स आ जाएंगे क्या? अगर मान लो ओहो पटेल जी, एलएलपी में परपिचुअल सक्सेशन होता है बेटा, मतलब अगर ये पार्टनर्स चले गए
तो दूसरे पार्टनर्स आ जाएंगे, दूसरे लोग पार्टनर्स हो जाएंगे, बंद नहीं होती है। पार्टनर मर गए तो एलएलपी बंद हो जाएगी और नए दूसरे पार्टनर्स आ जाएंगे। चलो ओके, चलिए सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई है? हाँ जी मैडम। तो आइए मेरे साथ अब आप बुक से पढ़ेंगे। आओ एवरीबडी, ये पहला चैप्टर का नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है? ये पहले चैप्टर के नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, यहां से आइएगा एवरीबडी। सारे बच्चे इधर आ जाओ एवरीबडी। तो अब तुम्हें ये सारी बात समझेगी। सेक्शन 1 क्या बात करता है भैया? प्यार से हम इसको क्या बुलाते हैं? कंपनीज एक्ट को प्यार से क्या बुलाते हैं? शॉर्ट टाइटल क्या है? द कंपनीज एक्ट 2013। मैडम ये एप्लीकेबल किस पे है? पूरे के पूरे भारत देश के ऊपर कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है। अच्छा अब मुझे बताओ, कमेंसमेंट कंपनीज एक्ट की पिक्चर कब लगी? व्हेन डिड इट केम इनटू फोर्स? चलो देखें किसको पता है, बताओ कंपनीज एक्ट भारत में कब लागू हुआ? कौन बताएगा मुझे? बेटा 29 अगस्त 2013 को प्रेसिडेंट की सहमति लगी थी। प्रेसिडेंट ने सहमति दी थी कंपनीज एक्ट को लेकर और 30 अगस्त 2013 को अगले ही दिन ये ऑफिशियल, भारत के जो ऑफिशियल गजेट है उसमें प्रिंट हो गया और पूरे देश पे लागू हो गया। तो सबसे पहले क्या बात कर रहा है? व्हेन डिड इट केम इनटू फोर्स? 30 अगस्त 2013 को कंपनीज एक्ट पूरे के पूरे देश पे लागू हो गया। सेक्शन 1 आया था तब, ठीक है? ओके। अगर कल ही सीजी अमेज़न के लिए नोटिफिकेशन कर देती है कि कंपनीज एक्ट के प्रोविजन, देखो सेंट्रल गवर्नमेंट किसी को भी नोटिफाई कर दे उसके ऊपर कंपनीज एक्ट लगना चालू हो जाएगा। आंसर इज यस। कमेंसमेंट मतलब कंपनीज एक्ट हमारे देश में कब आया? तो कंपनीज एक्ट 2013 किस प्रेसिडेंट ने, अब सेंट्रल एक्ट है तो पहले प्रेसिडेंट सहमति देगा, तो 29 अगस्त को प्रेसिडेंट ने सहमति दी और अगले ही दिन ऑफिशियल गजेटे में प्रिंट हो गया और पूरे देश में लागू हो गया, ठीक है? ओके चलो कोई बात नहीं। अच्छा आप मुझे बता दो एप्लीकेबिलिटी के बारे में। अब मैं आपको कुछ नहीं समझाऊंगी, अब आपको ऑलरेडी पता है कंपनीज एक्ट किस किस पे एप्लीकेबल है। क्या कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल है उन सारी कंपनीज पे जो इस एक्ट में बनी, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 में बनी या प्रीवियस वाले कंपनी लॉ में बनी, उन सब पे कंपनीज एक्ट लगेगा? यस। सारे इंश्योरेंस कंपनी पे भी लगेगा, बैंकिंग कंपनी पे भी लगेगा, जो कंपनीज इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस या सप्लाई करती है उन पे भी लगेगा। यस। अब यहाँ पे ब्रैकेट में क्या बोला हुआ है? कहता है इंश्योरेंस कंपनी पे इंश्योरेंस एक्ट भी लगता है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट भी लगता है। कहता है कहीं पे भी अगर कंपनीज एक्ट और इन एक्ट्स में डिशुम हो गया, कहता है प्रोविजंस आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस। कहता है कहीं पे भी अगर कंपनीज एक्ट और जो इंश्योरेंस एक्ट कह रहा है वो कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो किसके प्रोविजंस लगेंगे? इंश्योरेंस एक्ट के, स्पेसिफिक एक्ट के प्रोविजंस लगेंगे। कहता है इंश्योरेंस कंपनी पे कंपनीज एक्ट लगेगा, एक्सेप्ट कब नहीं लगेगा? अगर कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं किससे? इंश्योरेंस एक्ट से, तो फिर कंपनीज एक्ट नहीं लगेगा, इंश्योरेंस एक्ट लगेगा। कहता है बैंकिंग कंपनीज पे भी कंपनीज एक्ट लगेगा, एक्सेप्ट कब नहीं लगेगा? अगर कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस इनकंसिस्टेंट हो जाए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से, तो फिर कंपनीज एक्ट नहीं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट लगेगा। वो कंपनीज जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस या सप्लाई करती है उन पे भी कंपनीज एक्ट लगेगा, एक्सेप्ट कब नहीं लगेगा? जब प्रोविजंस इनकंसिस्टेंट हो जाए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट से। वैसे ही एनी अदर कंपनी गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट। कहता है अगर सरकार किसी भी स्पेशल एक्ट में कोई दूसरी कंपनी बना दे तो उस पे भी कंपनीज एक्ट ही लगेगा क्या? हाँ, किसी भी स्पेशल एक्ट में आगे मान लो फ्यूचर में भी सरकार किसी भी स्पेशल एक्ट में अगर कोई कंपनी फॉर्म कर देती है तो क्या उस पे भी कंपनीज एक्ट लगेगा क्या? यस, उस पे भी कंपनीज एक्ट लगेगा। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब इस लाइन को पढ़ना तुम खुद समझ जाओगे। सच बॉडी कॉर्पोरेट्स इनकॉर्पोरेटेड बाय एनी एक्ट, किसी भी एक्ट में कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट बना हुआ है, एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई। सेंट्रल गवर्नमेंट जिन जिन को नोटिफाई करेंगे उन बॉडी कॉर्पोरेट्स पे भी कंपनीज एक्ट लगेगा। अब मैंने आपको इतनी बड़ी स्टोरी बॉडी कॉर्पोरेट पे सुनाई, अब आप इस लाइन को समझ सकते हो क्या? सच बॉडी कॉर्पोरेट्स, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट किसी भी एक्ट में बना हुआ हो,
अगर सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करता है इस बिहाफ पे कि इस पे कंपनीज एक्ट लगेगा, तो फिर उस पे कंपनीज एक्ट लगेगा। सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? सच बॉडी कॉर्पोरेट्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में नोटिफाई। जैसे मैं बताऊं, आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है इस बॉडी कॉर्पोरेट पे कंपनीज एक्ट लगेगा, तो फिर उस पे लगेगा। हाँ, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया हुआ है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे कंपनीज एक्ट लगेगा, तो फिर उसके ऊपर लगेगा बेटा। हाँ, तो सारे बच्चे मेरे को बताओ, तुम लोगों के दिमाग में सेक्शन 1 क्लियर हो जाना चाहिए। सेक्शन 1 किसके बारे में बात करता है? कंपनीज एक्ट का शॉर्ट टाइटल, छोटे में प्यार से क्या बोलते रहे? द कंपनीज एक्ट। ओके मैडम, कब से लागू हुआ? भारत में कब पिक्चर लग गई? व्हेन डिड इट केम इनटू फोर्स? 30 अगस्त 2013 को। अच्छा, उसके बाद मैडम पूरे भारत पे लगता है कि रे? हाँ, एप्लीकेबिलिटी मैडम, एक बात बता दो मैडम, एक बात बता दो, किस किस पे लगता है? तो कंपनीज एक्ट जो इधर बना या पुराने एक्ट में बना, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, कंपनी जो इलेक्ट्रिसिटी बनाती है, कोई भी कंपनी आगे जाके अगर स्पेशल एक्ट में बना दे तो उस पे भी कंपनीज एक्ट, और वो सारे बॉडी कॉर्पोरेट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करे उस पे भी कंपनीज एक्ट लगेगा। हाँ, आगे पढ़ोगे बेटा सक्षम, फॉरेन कंपनी का क्या सीन होता है वो आगे पढ़ोगे। फॉरेन कंपनी पे कंपनीज एक्ट नहीं लगता, क्या लगता है वो आगे बताऊंगी मैं। जब फॉरेन चैप्टर नंबर 11 आएगा बेटा, तो आपको फॉरेन कंपनीज की कहानी भी बताई जाएगी। ठीक है, चलो एवरीबॉडी समझ में आ गया? सारे बच्चों के दिमाग में ये चीज क्लियर हो गई है? किसी भी बच्चे, अब ये चीज तुमने फाउंडेशन में पढ़ी थी, लेकिन मैंने तुमको और थोड़ा विस्तार में बॉडी कॉर्पोरेट की एकदम डिटेल बताई ताकि तुम्हारे दिमाग में सारी चीज क्लियर कट हो जाए। ठीक है, ओके, ऑलराइट। तो आज की क्लास इतनी ही, पढ़ाने का चक्कर बस इतना ही रखेंगे। अब अगर आपके कोई डाउट वाउट है, कोई दिल में दुख गया, कोई पॉइंट पेट में अगर कोई पॉइंट डाइजेस्ट नहीं हुआ, या सर में दर्द हो गया किसी पॉइंट से, तो आप मुझसे जम के सवाल पूछ सकते हो बेटा। ठीक है, नाउ दिस इज द टाइम। मैम आपसे पढ़ के मुझे लॉ में 52 आए, वेरी गुड यार आदित्य, कांग्रेचुलेशंस, आप पास हो गए, बधाई हो, अच्छे से आर्टिकलशिप करो अब, ऑल द बेस्ट। बाकी के बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं, पेट वेट में दर्द हुआ क्या बेटा? कहीं पे भी कोई चीज ऐसा सर के ऊपर से जानी नहीं चाहिए, प्यार प्यार से पढ़ेंगे, मजे मजे से पढ़ेंगे बेटा। आज तो इंट्रोडक्टरी क्लास थी, सेक्शन 1 पढ़ा तुमने कंपनीज एक्ट का, उसके अलावा तुमने बेसिक चीजें पढ़ी, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है, फिर आपने पढ़ा कि आरडी कौन होते हैं, आरओसी कौन होते हैं, फिर आपने एक बेसिक चीज पढ़ी कि सेंट्रल एक्ट्स होते हैं, स्टेट एक्ट्स होते हैं, उनको कौन बनाता है, फिर आपने मेरे साथ आज की क्लास में पढ़ा कितनी तरह की मीटिंग्स होती है एक कंपनी में, जिसमें आपने पढ़ा 2 तरह की मीटिंग्स होती है। मैम मुझे 68 मिले थे, थैंक्स फॉर इट। अंकित तिवारी बेटा, कौन से फाउंडेशन में? ओके, चलिए एवरीबॉडी। मैम मेरी लोकेशन दिल्ली में आज एनरोल कर लूंगा, तो बुक्स कब तक रिसीव हो सकती है? बेटा दिल्ली में तो जल्दी मिल जाएगी। वैसे मैं आप सबको बता दूं, बुक्स रिसीव होने में करीबन करीबन, अभी क्योंकि रेनी सीजन भी है ना बेटा, तो क्या है कि थोड़ा कुरियर वाले कंपनी भी थोड़े ढीले चलते हैं बिकॉज ऑफ रेनी सीजन, अटक जाती है कभी कभी कंसाइनमेंट, कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। तो देखो दिल्ली जैसी जगह होगी तो ऑफकोर्स जल्दी मिल जाएगा, पर छोटी छोटी जगह होती है ना, वहां पे समय लगता है पहुंचने में, है ना? यस यस शिप्रा, जैसे आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, ये क्या लगते हैं? मिनिस्ट्रीज में जाके लगते हैं। जो हमारे देश में मिनिस्ट्रीज है, हर एक मिनिस्ट्री अलग अलग चीज को देखती है, तो इन मिनिस्ट्रीज में काम करने वाले लोग कौन होते हैं? जो आपके और भी है, मतलब यही नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जैसे जो भी क्लियर किए हुए आईएएस आईपीएस, ये सब क्या होते हैं? पब्लिक जो अपने सर्वेंट्स हो गए, ये पब्लिक सर्वेंट्स मतलब बेसिकली मिनिस्ट्रीज में लगते हैं, मिनिस्ट्रीज में काम करते हैं। मैम ऐप पर लॉगिन 12 तारीख को करना है। बेटा अभी क्या है, कुछ पहली 5 क्लासेस यूट्यूब पर होने वाली है, तो दिल खोल के आप क्या करो, यूट्यूब पे पढ़ सकते हो। ये एक तरह से डेमो क्लास भी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, पढ़े भी नहीं होते हमसे। अगर मान लो बेचारों को क्लास लेनी है, तो फिर कैसे पता चलेगा हम कैसा पढ़ाते हैं? तो पहली कुछ क्लासेस क्या होती है, यूट्यूब पे होती है, फिर क्लास ऐप के ऊपर शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, चलो मैम ग्रुप 2 के बुक्स भी अभी मिलते हैं क्या? कुसुमा बेटा, अगर आपने दोनों ग्रुप्स एनरोल कर रखे हैं तो आपको दोनों ही
साथ में ही मिल जाएगा, ग्रुप 2 का बुक्स भी मिल जाएगा। पर अगर किसी ने अभी एनरोल नहीं किया तो फिर नहीं मिलेगा। वैसे मोस्टली तो आपको साथ में ही मिल जाएगा। मैम एक बार आप आंसर का फॉर्मेट बता देंगी कि कैसे आंसर प्रेजेंट करना होता है? धीरे धीरे सब आएगा श्रुति। जब हम क्वेश्चन आंसर्स आपको होमवर्क में देंगे ना, तो हम ये रोज डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन के आंसर्स कैसे लिखने हैं, तो टेंशन नहीं। मैडम आज का होमवर्क, बेटा आज मैं क्या होमवर्क दूं? आज मैंने आपको कुछ ज्यादा पढ़ाया नहीं है, आज हमने बेसिक्स पढ़ा है, तो आज छुट्टी मार लो, कल से तुम्हें होमवर्क देंगे। कल से हम डेफिनेशंस स्टार्ट कर देंगे, और तुम जब डेफिनेशंस पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, तो तुमको रियलाइज होगा कितनी सारी चीजें जो तुमने पहली पढ़ी हुई है लेकिन इतनी गहराइयों से नहीं पढ़ी हुई। डेफिनेशंस भी बहुत डिटेल में डिस्कस्ड है, जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैम ग्रुप 1 खत्म होने के बाद ग्रुप 2 के लिए एनरोल कर सकते हैं? हाँ कर सकते हो बेटा, हाउएवर जैसे आपका मन हो वैसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अगर कोई बच्चा यहाँ पे है जो अब अगर बैच में एनरोल करना चाहता है, तो मैं आप सबको बता देती हूँ, आप ना एक मिनट, आप क्या करेंगे, ultimateca.com आप बेटा वेबसाइट पे आ जाएंगे। आप यहाँ कोर्सेज में देखें, देखो यहीं पे स्क्रीन पे ही दिख रहा है आपको। वैसे तो 7 अगस्त ये जो रेगुलर बैच है, शिखर बैच, बाकी आप बुक्स में जैसे सीए इंटर न्यू सिलेबस पे जाते हैं, तो आप यहाँ पे अगर मान लो किसी भी इंडिविजुअल सब्जेक्ट को लेना चाहते हो, जैसे सिर्फ लॉ, सिर्फ अकाउंट्स, तो वो भी ले सकते हो। पूरा का पूरा कॉम्बो लेना चाहते हो ग्रुप 1 का, तो आप वो भी ले सकते हो। जैसे आप देख सकते हो नीचे मैं आपको लेके जाऊं, शिखर बैच का आपका कॉम्बो। अच्छा ये बुक्स के कॉलम में आ गए क्या हम? बुक्स, सीए इंटर न्यू सिलेबस, तो आप ये कॉम्बो ले सकते हो बेटा। जैसे अगर आप लॉ ऑडिट दोनों मेरे से लेना चाहते हो, या सिर्फ लॉ लेना चाहते हो, ऑडिट लेना चाहते हो, तो आप उस हिसाब से ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप आकर अपने कॉम्बोज को चूज कर सकते हो बेटा, एंड अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं किया है, तो जैसे मान लो आप ग्रुप 1 ही लेना चाह रहे हो, तो आप ग्रुप 1 का कॉम्बो सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप लाइव क्लास एनरोल करना चाहते हो तो लाइव ले लो, नहीं तो रिकॉर्डेड लेना चाहते हो तो रिकॉर्डेड। विद बुक्स ही मैं आपको सजेस्ट करूंगी, विद बुक्स बेटर रहता है, तो विद बुक्स ही लेना, ठीक है। चलिए ओके, तो आज की क्लास बेटा यहीं पे होती है खत्म। मैम सेक्शन याद रखने पड़ते क्या? उतने जरूरी नहीं है, पर याद करोगे तो बेटर होगा। चलो ऑल राइट एवरीबॉडी, आज की क्लास होती है यहीं पे खत्म। मिलते हैं हम कल की क्लास पे, सेम टाइम 11:30। सो सी यू एवरीबॉडी, बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर एंड गुड डे, ठीक है। चलो कल टाइम पे आ जाना बेटा। चलो बाय बाय, सी यू, बाय एवरीवन, बाय तो बोल दो जल्दी जल्दी, चलो बाय।